अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल अंधी मोहब्बत आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बिया, कभी सुना है 5 बच्चों की माँ ने भागकर दूसरी शादी कर ली हो? हैं, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा तो हमने कभी सुना ना कभी देखा। अनाबिया उसकी बात सुनकर हैरान हुई। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वालिदैन का इकलौता खूबसूरत और जवान बेटा 5 बच्चों की माँ पर दिल हार बैठा। अनाबिया ने हैरत से आंखें घुमाई। क्या वाकई सच में? और मज़े की बात यह है कि वो औरत ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही इतनी हुस्न की देवी कि कोई उस पर मर मिटे। गाँव की एक गवार है जिसे टाइम तक देखना नहीं आता। ओ माय गॉड! तो उस बेवकूफ़ लड़के को इस औरत में क्या नज़र आया? ये तो अब उस लड़के को ही मालूम हो। मोहब्बत अंधी होती है ना? शिदरत हंसी। सच में वाकई हैरत हुई मुझे। तो वो खातून अब कहाँ है? अनाबिया ने मजीद पूछा। लोगों के घरों में काम कर रही हैं। शिजरत ने कहका लगाया। सच? हाँ बिल्कुल सच। ऐसी औरतों का यही अंजाम होता है। अपनी जन्नत को लात मारती हैं तो ना घर की रहती हैं ना घाट की। और वो लड़का, वो अब कहाँ है? उसे इस हाल में छोड़कर उसके वालिदैन ने इस औरत को कबूल ही नहीं किया। मतलब वो अब दर बदर की ठोकरें खा रही है। हाँ, मगर वो लड़का अभी उससे मिलने आता है। उससे निकाह कर रखा है, मगर उसके घर वाले उस औरत को रखने पर राज़ी नहीं हैं। ओहो! अनाबिया ने हुंकारा भरा और दोनों कैंटीन से बाहर आ गई। मुझे तो इस औरत से मिलने को तजस्सुस हो रहा है कि ऐसा भी क्या था उसमें जो वो लड़का दिल हार बैठा। अनाबिया ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो शिजरत फ़ौरन से बोली, कभी आना वीकेंड को मेरे घर, मिलवाऊंगी तुम्हें। क्या मतलब? तुम कैसे मिलवाओगी? क्योंकि वो हमारे ही घर काम करती है। शिजरत मुस्कुराई। लो जी, अब तो मैं इसी वीकेंड पे आ रही हूँ। अपनी शबों से कहना ज़रूर आए। अनाबिया ने उसे आंख दबाकर छेड़ा और अपना स्ट्रॉलर ठीक करते उसे खुदाफिज कहते वैन में बैठ गई थी। हाँ, मेरी शब्बो। वैसे नाम तो है ही नहीं मैंने शब्बो का, वो सोचते हुए गाड़ी में बैठ गई थी। कौन कौन मिलना चाहेगा शब्बो से? आज अम्मी, आज खाने में बिरयानी बनवा दीजिएगा। दोपहर को मेरी दोस्त अनाबिया ने आना है। हाँ जी, आज मैं भी सोच रही थी कि वीकेंड है और आज बिरयानी होनी चाहिए। तुम्हारी खाला की बेटी फारिया भी आ रही है रहने। वाह ममा, फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, वो शब्बो कहाँ है? आज आई नहीं क्या? शिजरत ने आंखें मसलते माँ से पूछा। वो कौन है? शब्बो? वही अम्मी, आपकी नई मेड। अच्छा, वो तुम्हें किसने कहा कि उसका नाम शबो है? मैंने मजाक में उसका नाम शबो रखा है। वैसे असल नाम क्या है मोहतरमा का? शिजरत ने सेब उठाकर मुंह को लगाया। उसका नाम नसीम है। सीमा कहते ही उसको प्यार से। प्यार से? मगर कौन? शिजरत ने कहका लगाया था। बुरी बात शिजरत, वो सुन लेगी। तो सुन ले मेरी बला से, मेरा कौन सा फूफी की बेटी है? लापरवाही के अंदाज में सेब को उछाला और ताली बजाकर फ़ौरन कैच कर लिया। अच्छा मामा, मेरा नाश्ता तैयार करें, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। दिन को अनाबिया जल्दी आ गई थी। उसने शिजरत के साथ मिलकर नोट्स भी बनाए थे। सीमा ने दरवाज़ा खोला तो आगे खड़ी अनाबिया से तारुफ के बाद उसको अंदर आने का रास्ता दिया। अनाबिया ने उसे फ़ौरन ही पहचान लिया था। नई फ़र्द वही शबो ही हो सकती थी। अंदर आकर वो बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई। यार शिजरत, तुम तो ठीक कहती थी, वो तो कुछ इतनी खास नहीं, ना मुँह ते ना मत्था। उसने पंजाबी मुहावरा बोला। कौन वो? शिजरत ने उसके लिए जूस ले अंदर आई तो उसकी अचानक कही बात पर चौंकी। वही तुम्हारी शबो, और कौन? अच्छा वो, हाँ बताओ तो क्या? इसमें जो वो बेवकूफ़ लड़का मर मिटा। तौबा है भाई, आजकल कैसा दौर आ गया है, लड़कों को ब्यूटी अट्रैक्ट नहीं करती। उसने मुंह बसोरा सा साथ में अपने हाथ से मुंह को हवा दी थी। क्या कमी है? मेरी दोस्त में इतनी प्यारी तो है। एक दिन शहजादा आएगा तुम्हें लेने। अनाबिया ज़रा शर्माई तो दोनों हंसनी। अच्छा ये बताओ कि आज क्या बनाया? जोरों की भूख लगी है। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, लगता है आंटी जान ने बिरयानी बनाई है। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है, बिरयानी ही बनवाई है। वाह, चलो फिर पहले खाना बाद में पढ़ेंगे। ओके, मैं लगवाती हूँ खाना। आओ मास, अंदर आओ ना। वो फारिया को छोड़ने के लिए आया था, दरवाजे से ही वापस पलटने लगा तो शिजरत ने उसे रोक लिया। नहीं बस मैं चलता हूँ, कुछ काम है, फिर आऊँगा फारिया को लेने। जी ठीक, आनी जान को सलाम कहिएगा। आओ फारिया, मेरी दोस्त से मिलो। अनाबिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे बचपन की दोस्त है। और अनाबिया ये मेरी आनी की बेटी फारिया है जिसका जिक्र करती हूँ। ओ हाय, कैसी हैं आप? बहुत जिक्र सुना था आपके बारे में, आज मिल भी लिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अनाबिया बोलती ही चली गई। फारिया जवाबन मुस्कुराई। अरे तुम लोग बैठो ना, बातें तो चलती ही रहेंगी, खाना खाते हैं। हाँ शिजरत, खाने के बाद हम लोग मार्केट चलेंगे, मुझे कुछ काम है, कुछ कपड़े लेने हैं, वापसी पर टेलर को देते आएंगे, 2-4 दिन में सिलाई कर देगा। तो वापस लेती जाऊंगी ना? फारिया ने कहा तो अनाबिया भी तैयार हो गई। हाँ ज़रूर, सब मिलकर शॉपिंग करेंगे, खूब मज़ा आएगा ना। वो तीनों ही एक्साइटेड हुई। और नोट्स का क्या मिस बिया, वो भी बना लेंगे वापसी पर। बिया लापरवाह हुई। खाना खाने के बाद मार्केट के लिए निकली तो शिजरत की नज़र सीमा पर पड़ी थी। वो किसी दुकानदार आदमी से बहस कर रही थी, शायद उसे कुछ चाहिए था। शिजरत
उसी दुकान में दाखिल हुई। क्या बात है, आपको कुछ चाहिए? मैं दिलवा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आई यहाँ से। ये मेरा शौहर है, मैं इसी से बात करने आई थी। सीमा ने शौहर कहकर नजरें चुरा ली, जैसे उसने कोई चोरी की हो। क्या ये है तुम्हारा शौहर? वो तीनों एकदम चौंकी थीं। तीनों ने अपनी हैरानी को छुपाना चाहा, मगर शिजरत तो बेसाख्ता ही हंस दी। ओह, आई एम सो सॉरी भाई। शिजरत ने उसके शौहर के तासरात देखकर माफ़ी मांगी, जिसे उसका हंसना शदीद नागवार गुजरा। अच्छा सीमा, क्या मसला हुआ है? मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। सीमा इस लड़के की तरफ देखकर लड़ने लगी। अरे क्या बताऊं जी, मेरा घर ख़राब करके अब अपना घर बसाने चला है। मैं इसको ऐसा नहीं करने दूंगी। समझता क्या है मुझे? पागल हूँ मैं जो अपने 5 बच्चे और अपना शौहर छोड़ आई, और मुझे बसाना ही नहीं चाहता। अच्छा घर आकर बात करता हूँ, जाओ यहाँ से। तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का गुस्से में भड़का। हाँ हाँ, आओ तो सही, मैं तेरा तमाशा लगाती हूँ, तू देख तो सही। वो लड़ाका औरतों की तरह तनफुर से इंकारा भरते हुए आगे बढ़ गई। वो तीनों भी एक नज़र उस नौजवान लड़के पर डालकर बाहर निकल आईं। ये क्या सीन है शिजरत? फारिया ने पूछा तो उसने सब बता दिया। उसके बाद वही तासरात थे जो बिया के थे, और वो भी वैसे ही चौंकी थी। फारिया, तुम कोई अच्छा सा जोड़ा पसंद कर लेना, तुम्हारी ममा का फ़ोन आया था, तुम्हें कुछ लोग देखने आना चाहते हैं। हाँ, ममा ने जिक्र किया था, मगर शिजरत अभी मुझे शादी नहीं करनी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। ममा को समझाइए ना। अरे यार, अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आते, और आगे तुम्हारी 2 बहनों की भी शादी करनी है। खाला सही कहती हैं, वो अपने फ़र्ज से सुखदोष होना चाहती हैं ना। देखो अब तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हें ज़रूर पढ़ाते। अपनी माँ की मजबूरी को समझो, तुम अपने घर की हो जाओगी तो उनकी ज़रा फिक्र कम हो जाएगी। शिजरत ने उसे अच्छे से समझाना चाहा और उसे खूबसूरत सा जोड़ा भी पसंद करवाया। वो शॉपिंग करके घर आई तो शिजरत ने मम्मा को सारी बात सुनाई। माँ, इसका शौहर तो इतना यंग और खूबसूरत था कि हम लोग देखकर ही हैरान रह गए कि इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। वो हद हो गई। वैसे उसे सीमा में क्या नज़र आ गया? अरे देखा नहीं तुमने उसके अंदाज कैसे बन ठन के काम पर आती है। काजल लगाकर, बाल गोल्डन किए हुए हैं, पर्स पहना हुआ है, काम वाली कम और स्कूल टीचर ज़्यादा लगती है। मोहतरमा, यही अंदाज़ और अतवार दिखाए होंगे उसने अपने। मामा आप ठीक कह रही हैं, स्टाइल तो खूब बना लेती है मैडम। वॉट एवर, छोड़ें इस मैडम को। आप देखें फारिया का सूट, कितना नफीस काम है इस पर। आनी जान का फ़ोन आया था कि रिश्ते वाले आना चाहते हैं फारिया को देखने, इसी मुनासबत से लिया है। हाँ, कितना नफीस काम है इस पर, और कलर भी लाइट है, अच्छा लगता है ऐसे मौका पर, बहुत प्यारा है और फरी पर खूबसूरत भी लगेगा। बिल्कुल मम्मा, फरी है ही इतनी प्यारी, आप रिश्ता पक्का ही समझे। शिजरत ने फरी के गाल को प्यार से छुआ और वो अपने गुलाबी गाल मजीद शर्मा गई। फारिया का रिश्ता देखने कुछ लोग आए थे, इन्हें फारिया बहुत पसंद आई थी। बहुत सुलझी हुई तमीज़दार बच्ची है आपकी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझें। जी बहन, बहुत शुक्रिया आपका, मगर इतनी जल्दी भी क्या है? आप मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए, मैं अपने भाइयों से मशवरा करके आपको जवाब दूंगी। जी जी, आप ज़रूर मशवरा करें, मगर हमारे पास भी वक्त कम है। हमारे बेटे ने बाहर के मुल्क जाना है। मैं चाहती हूँ छोटा सा निकाह करके बच्ची हमारे साथ रुखसत कर दें तो बीवी के पेपर वो अपने साथ ही ले जाए, जल्दी उसे भी बाहर बुला लेगा। जी बाजी, आप सब्र रखें, इंशाल्लाह सब काम हो जाएंगे। नेक काम में देर कैसी बहन, और आप जहेज़ की बिल्कुल फ़िक्र मत करें, हमारा बेटा माशाल्लाह सब कुछ बना लेगा। बस आप हमें अपनी कीमती हीरे जैसी बेटी से नवाज दें, यही हमारी खुशकिस्मती होगी। अब हम चलते हैं, हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा बहन। जी जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी खुशी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। वो फारिया को प्यार करने उसके कमरे तक आई थी। उनके जाने के बाद नाजिया बेगम ने अपने भाइयों को फ़ोन किया था। वो इस लड़के के बारे में छानबीन करवाना चाह रही थी। कुछ रोज़ के बाद उनके जाने के बाद नाजिया बेगम ने अपने भाइयों को फ़ोन किया था। वो इस लड़के के बारे में छानबीन करवाना चाहती थी। कुछ रोज़ के बाद उनके भाइयों ने जवाब ने इन्हें मुतमईन कर दिया था। लड़का 2 बहनों का इकलौता भाई है, अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह है, हैं भी अपने घर में बस 3 ही लोग। बहनों की शादी कर चुका है, तुम मुतमईन रहो और रिश्ते के लिए हाँ कर दो। अम्मी, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं आपको अपनी पसंद से आगाह करना चाहता हूँ। जानती हूँ मैं तुम्हारी पसंद, जो जोगन तुम हमारे सरों पर लाकर बिठा रहे हो, याद रखना मैं इसको इस घर में कभी घुसने नहीं दूंगी। ये बात याद रखना बरखुरदार। अगर तुमने हमारे सरों पर उसको लाकर बिठाया, तुम्हारी भी इस घर में, इस जायदाद में कोई जगह नहीं होगी। तुम्हें मैं अपनी विरासत से बेदखल कर दूंगा, समझे तुम? और अपने सर से इस औरत के इश्क को भूत को उतार दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी माँ जहाँ तुम्हारा रिश्ते की बात चला रही हैं, वहाँ चुप करके मान जाओ, वरना अपना भी बोरिया बिस्तर उठाकर चलते बनो यहाँ से। अम्मी अब्बू, एक बार उससे मिल तो लेना, वो बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखेगी आपका। अरे जो औरत अपनी औलाद और अपने शौहर की ना हो सकी, वो मेरी तुम्हारी क्या होगी? और अब मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, मैं तुम्हारी बात पक्की कराई हूँ, समझे तुम? नुमान गुस्से से वहाँ से चला गया। वो अपने वालिदैन से इस रवैये की उम्मीद नहीं रखता था। ये सब क्या था सिमी?
तुमने मेरी दुकान पर इतना हंगामा क्यों किया? तुम जानती हो ना, अब्बा दुकान पर ही होते हैं। वो तो शुक्र है वो इस टाइम नमाज पढ़ने गए हुए थे, वरना मेरी तो शामत ही आ जानी थी। अच्छा, तो तुझे अपनी शामत की फ़िक्र है और मेरा क्या जो मैं भाग आई? मेरी फ़िक्र कोई नहीं तुझे। मैंने तुमसे कहा भी था कि वक्त दो मुझे, मैं घर वालों को राज़ी करके तुम्हें ले जाऊँगा, मगर तुमने आकर तमाशा लगा दिया। और क्या ज़रूरत थी इन लड़कियों को बताने की कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? देखा कैसे हंस रही थी मुझ पर। तो और क्या करूं, क्यों छुपाऊं? मैं निकाह किया है तुझसे, कोई गुनाह नहीं, और पता चल गया तो क्या है, अब तू मेरा शौहर ही है। वो लाड से उसके कॉलर को छूने लगी। हाँ, वो बात तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बात राज़ी रहे। पहले मेरे वालिदैन राज़ी हो जाएं तो तुम्हें इज़्ज़त से अपने घर ले जाऊँगा, समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी राज़ी कर लेना, वरना मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाकर खुद ही इधर आ जाऊँगी। वो तुम बेफिक्र हो, मैं कर लूँगा इन्हें राज़ी। अच्छा, वो वाला सूट नहीं पहना तुमने जो मैंने तुम्हें दिलवाया था? अभी तैयार होकर आई। वो शर्माती हुई वहाँ से उठ गई। नोमी गहरी सोच में डूब गया था। इसे मैं कैसे बताऊं कि अगर मैंने रिश्ते के लिए हाँ ना की तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा और मुझे भी अब्बा घर से निकाल देंगे, तो खाऊंगा कहाँ से? ऐसे इसे कैसे कैसे खिलाऊंगा? ये तो जैसे तैसे काम करके अपना पेट पाल ही लेगी, और मैं, अगर मुझे अब्बा ने जायदाद से आग कर दिया तो मैं तो कंगला हो जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन यही है कि मैं नसीम से छुप कर निकाह कर लूँ। इसे बाद में पता चल गया तो खैर है, पहले तो यह हंगामा खड़ा कर देगी। हाँ, तो मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा। फारिया का रिश्ता हो गया था, उसके ससुराल वाले मंगनी के बजाय छोटा सा फंक्शन करके रुखसत करके ले गए थे। जहां फारिया के घर वाले उदास थे, वहीं शजरा भी अपने बहन के लिए बहुत रोई थी। इन दोनों का बचपन से ही बहुत प्यार था। शजरा अकेली जो थी, इसलिए इसे अपनी बहनों की तरह ही समझती थी। फारिया सुर्ख लिबास में बेड पर बैठी अपने प्यार का इंतजार कर रही थी। बैठे बैठे उसे नींद आने लगी। इतना भारी जोड़ा और बुंदे पहने उसके कान भी दर्द करने लगे थे। थकावट से चूर उसने बेड क्राउन से टेक लगा ली। रात का 1 बज रहा था। नींद में उसने आंखें मूंद ली। कुछ देर के बाद नुमान कमरे में दाखिल हुए तो देखकर चौंक गई थी। क्या ये वही लड़का नहीं जो मार्केट में मैंने और शिजरत ने देखा था? नुमान, सीमा का शौहर। उसने अपनी आंखें मजीद खोली। शायद मेरा वहम, नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। ओह मेरे खुदा, ये सब क्या हो गया? फारिया सुर्ख लिबास में बेड पर बैठी अपने पिया का इंतजार कर रही थी। बैठे बैठे उसे नींद आने लगी। इतना भारी जोड़ा और बुंदे पहने उसके कान भी दर्द करने लगे थे। थकावट से चूर उसने बेड के क्राउन से टीक लगा ली थी। रात का 1 बज गया था। नींद में उसने आंखें मूंद लीं। फारिया ने मजीद आंखें खोलकर देखना चाहा, शायद उसका वहम हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ मेरे खुदा, ये सब क्या हो गया? नुमान की आंखों में साफ बेजारियत नजर आ रही थी। उसने फारिया को बेड से उठने को कहा। वो मजीद बोलना चाह रही थी मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। क्यों, कोई भूत देख लिया है क्या? चलो उठो यहाँ से। सज कर बैठ गई है। उसने मुंह फेर लिया। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। तुम सरासर मेरी माँ की पसंद हो, मेरी नहीं। मुझसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। आप सीमा के शौहर हैं ना? फारिया उसका रवैया देखकर अपना शक खत्म करना चाह रही थी। वो सीमा का नाम सुनकर चौंका। तुम कैसे जानती हो उसे? वो घूमकर उसकी तरफ बैठ गया। क्या वो आपकी बीवी है? वो रूहानी अंदाज में उससे पूछ रही थी। हाँ, तो वो मेरी बीवी है। तो क्या आपके घर वाले नहीं जानते थे जो आपने मुझसे भी शादी कर ली? जानते हैं, सब अच्छे से जानते हैं, मगर वो इन्हें कबूल नहीं है। मगर बहुत जल्द ऐसा होगा कि मेरे साथ होगी वो यहाँ इस घर में, और तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रखना, समझी? वो काम वाली, आप उसको मुझ पर तरजीह दे रहे हैं। 5 बच्चों की माँ को काम वाली मत बोलो उसको। हाँ, दे रहा हूँ तरजीह, तो मोहब्बत है मेरी, सब कुछ छोड़कर आई है मेरे लिए। मैं उसको अपने दिल में क्या, इस घर में भी जगह देने वाला हूँ। तो आपने मुझसे शादी क्यों की? वो गुस्से में चिल्लाई। अम्मा अब्बा का प्रेशर ना होता तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। उन्होंने मुझे मजबूर किया, मेरा दिल राजी नहीं था। अच्छा चलो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग चाट लिया है तुमने। क्या सारा इंटरव्यू आज ही कर लोगी? फारिया साख सी उसकी चेहरे पर नजरें जमाई खड़ी थी, वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गई। सारी रात उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके थे। नई नवेली दुल्हन के मुंह दिखाई उसके शौहर ने उसे खूब नवाजी थी। क्या सारी जिंदगी इस शख्स के साथ गुजार सकती थी जो बस उसे अपना नाम दे रहा था, और ना कोई मोहब्बत ना इज्जत, सिर्फ अजियत, दर्दनाक। उसने डर से अपनी आंखें भींच ली थीं। सुबह फारिया की सास उसे जगाने आई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, वो अंदर आ गई। वो सोफे पर अरूसी लिबास में बेसुध गिरी पड़ी थी। वो फारिया को देखकर चौंक गई थी। फारिया बेटा, ये सब क्या है? तुमने कपड़े तब्दील नहीं किए अब तक, और यहाँ क्यों सो रही हो? फारिया ने आंखें खोली। उसकी आंखों में सूजन थी। ओह मेरे खुदा, क्या हाल बना रखा है तुमने बेटा? आप नहीं जानती आंटी कि क्या हुआ है? क्या आप अपने बेटे के कारनामों से वाकिफ़ नहीं थी? उसने पहले से शादी कर रखी है और आपने मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो धीमे अंदाज में अपनी अजियत की दास्तां सुना रही थी। क्यों धोखा दिया आपने मेरे घर वालों को? उसने हाथ की पूंछ से अपने आंसू साफ पहुँचे। बेटा मेरी बात सुनो, मैं उस औरत को कभी नोमी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी। तुम हो मेरे घर की बहू, ख़ानदानी बहू।
वो उसकी 2-3 दिन की मोहब्बत है, देखना उसके सर से भूत उतर जाएगा। मेरी इतनी प्यारी बहू के आगे वो नीच और बदजात घटिया औरत कुछ भी नहीं। देखना तुम्हारा हुस्न और तुम्हारी सीरत देखकर नुमान का दिल पिघल जाएगा। इसका मतलब आपने मुझे इस्तेमाल किया है। आप अपने बेटे के रवैये से बखूबी वाकिफ़ थीं, फिर भी वो इन्हें तो कुछ ना कह सकी, मगर उनके मुंह की तरफ देखती रह गई। कितनी खुदगर्ज़ हैं आप। और वो सिर्फ सोच के रह गई थी। उठो बेटा, मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। शज्जा अपने मामू और ममानी के साथ नाश्ता लेकर आई थी और फारिया के बेडरूम में ही आ गई। नॉक करने के बाद दरवाज़ा खुलता चला गया। फारिया घुटनों में सर दिए बैठी थी। हे लड़की, सरप्राइज। शजरा फ्रेश फूलों का बुके फारिया की तरफ बढ़ाया था। फारिया ने सर उठाकर शिजरत को देखा और फौरन उसे गले मिलकर रोने लगी, यूं जैसे किसी अपने की तलाश में थी। अरे फरी, क्या हुआ मेरी जान? इधर देखो मेरी तरफ, बताओ मुझे क्या हुआ है? सब ठीक है? वो उसे देखकर परेशान हुई थी। शजरा, तुम जानती हो मेरा शौहर कौन है? क्या मतलब? कौन? नुमान है। और कौन? ये वही नुमान है जो सीमा का शौहर है। उसके साथ ही मेरा निकाह हुआ है। उसने भराई हुई आवाज़ में शिजरत को बताया था। क्या? नहीं यार, ये नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उसने फारी के हाथ थाम लिए। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये वही है। इसने मुझे खुद बताया और मैं इसे पहचान गई थी एक लम्हे में, मगर तुम लोग इसे क्यों नहीं पहचान सके? क्या वाकई? ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम जानती हो मैं अपने एग्जाम्स में बिजी हूँ यार, इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि दूल्हे को देख सकूं। बस सरसरी सी नज़र देखा, मगर मुझे इस वक्त अंदाज़ा ही नहीं हुआ। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। शिजरत उसके लहजे में मेरे लिए साफ बेजारियत थी। शजरा दम साथे सुनती जा रही थी। सीमा, नोमी, ओ माई गॉड। फारिया, मामू जान ने तो सारी छानबीन करवाई थी इस रिश्ते के मुतल्लिक। हाँ करवाई थी, इसीलिए तो इतनी जल्दी मचा दी थी मेरी सास कि उनके बेटे का राज ना खुल जाए। देखो कितना बड़ा धोखा दिया उन्होंने। वो एक बार फिर रोहानसी हुई थी। शिजर के कंधे पर सर रखे सारी रात अपने अंदर का जमा हुआ गुबार निकाल रही थी। फारिया के घर वालों को मालूम हुआ तो उसकी मम्मा ने खूब आवेला मचाया था। अरे तो क्या आप हमें इसलिए इतनी जल्दी कर रही थी ताकि आपके बेटे का राज हमारे सामने ना आ सके? अरे बहन, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें, मैं इस बुढ़ी औरत को अपनी बहू कैसे तस्लीम करूं? वो 2-4 दिन का भूत है, उसके सर से उतर जाएगा। बस आप फारिया को समझाइए, वो नादान मत बने। ये क्या आप मुझे कह रही हैं कि मैं ठंडे दिमाग से सोचूं? और मेरी बच्ची नादान है। आपने मेरी बच्ची के साथ ज्यादती की है, अभी भी आप उसे ही नादान कह रही हैं। देखिए मेरी बहन, अब क्या हो सकता है? अब तो निकाह हो चुका है ना। देखिए वक्त के साथ वो सब भूल जाएगा। आपकी बेटी ही है ही इतनी खूबसूरत। नोमी का दिल उसकी तरफ ज़रूर मायल हो जाएगा और हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा यकीन कीजिए। नाजिया बेगम फिलवक्त खामोश हो गई थीं। वो अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान थीं। वाकई अब तो निकाह हो चुका ना। अल्लाह करे कि नुमान का दिल भी फारिया की तरफ माइल हो जाए। उनकी आंखें भराई हुई थीं। शजरा और अनाबिया कॉलेज से वापसी पर कुछ किताबें लेने के लिए मार्केट गई थीं। शजरा की नज़र नुमान पर पड़ी। वो सीमा के साथ हाथ में हाथ दिए बैठा था। वो इन दोनों को साथ देखकर चौंकी थी। बिया ने शजर को रुकते देखा तो उसकी नज़रों के ताक़ुब में इसे भी नज़रें दौड़ाईं। ये तो वही है ना तुम्हारी मेड? हाँ, मगर बदकिस्मती से अब फारिया की सौतन। शजरत ने नफरत से मुंह फेरा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये फारिया का हस्बैंड है। बिया शदीद हैरान हुई थी। हाँ, तुम्हारे सऊदीया जाने के बाद फरी और नुमान की शादी हो गई थी। हमारी बदकिस्मती ये कि हमें बाद में पता चला। ये तो वही आशिक है जो उस औरत के पीछे लगा है। वेरी सैड यार। कहाँ फारी इतनी प्यारी और कहाँ ये मेड साहिबा। हाँ तो और क्या, मेरा तो दिल करता है इस बेशरम औरत का मुंह तोड़ दूँ। मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी और देखो कितनी बेशरम से हाथ में हाथ डाले बैठे हैं, जैसे अब्बा हजूर की मलकियत तो ये जगह। बेशरम कहीं के। शिजरत ने गुस्से में तेवरी चढ़ाए इनकी तरफ देखा। छोड़ो यार, जो होना था वो तो हो गया। और अब तुम्हारी आनी ने क्या सोचा है फारी के बारे में? क्या सोचना है? फ़िलहाल तो कंप्रोमाइज़ ही करेंगे ना। बाज आया तो देखेंगे क्या करना है। चलो आओ, मैं तुम्हें जूस पिलाती हूँ, काफ़ी गर्मी है। शिजरत के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो उसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहा था। क्या कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की? तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ मैं। क्यों मामा, इतनी जल्दी क्या है? आखिर मुझे पढ़ना भी है। ससुराल जाकर जितना मर्जी पढ़ लेना। हाँ, ससुराल वाले तो जैसे मुझे इसीलिए आकर ले जाएंगे कि मेरी पढ़ाई के चोंचले उठा सकें। अरे किसके ससुराल की बात हो रही है? नाजिया बेगम अंदर दाखिल हुई। अरे खाला जानी, आप वाह क्या सरप्राइज़ दिया आपने तो। अरे कैसी हो नाजिया, आओ बैठो। हाँ भाई, किसके ससुराल की बातें हो रही हैं? शिजरत के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं ना। कलसूम बुआ से कहा था कि उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाएं। अरे कलसूम बुआ क्यों? आपा, मैं चाहती हूँ कि शिजरत मेरे घर की बहू बने। शिजरत मुझे बहुत प्यारी है, मैं नहीं चाहती कि आप इसका रिश्ता कहीं बाहर करें। आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। बस आप अपनी बेटी मुझे दे दें तो मेरी खुशनसीबी होगी।
मैं आज इसी सिलसिले में आई थी कि इससे पहले कोई और आपके घर में आए, मैं खुद ही हाजिर हो गई। फिर क्या ख्याल है आपका? अरे ये क्या कह रही हो तुम नाजी? क्या वाकई सच में तुम शिजरत के लिए? शिजरत शर्माती हुई वहाँ से उठ गई थी। खाला जान, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ बेटा ज़रूर, क्यों नहीं। वो शिजरत को शर्माते देख मुस्कुरा दी। आपा, मेरी तो शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि शिजरत मेरी बहू बने। फिर क्या ख्याल है आपका इस बारे में? अरे नाजी, तुम तो खुद मेरी बेटियों की तरह हो और जानती हो कि तुम भी शिजरत को अपनी बेटियों की तरह ही रखोगी। मैं इसके बाबा से बात करके तुम्हें बताऊंगी। अच्छा ये बताओ कि फारिया कैसी है? क्या बना उसके शौहर का? जाना था उसने बाहर चला गया। अरे आपा, कहाँ जाना? उसके शौहर ने झूठ बोलकर हमसे रिश्ता किया। बाहर जाएगा? कोई बाहर नहीं जा रहा। अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए हमें बाहर का झांसा दिया था। हाँ देखो ना, तो कैसा ज़माना आ गया है, कैसे धोखे से रिश्ते करने लग गए हैं लोग। मेरी फारी के साथ वाकई हद हो गई। तो आपा, आपने इस काम से निकाला कि नहीं? अरे हाँ, वो तो शजरा ने उसी दिन उसको निकाल बाहर किया। बहुत अच्छा किया, उसे भी मालूम होगा नोमान के करतूतों का, कैसे धोखे से शादी करता फिर रहा है। अगर फारिया के बाबा जिंदा होते तो आज मेरी बच्ची का ये हाल ना होता। मेरी बच्ची यूं बिखर जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसी बातें करती हो नाज़िया, हम अभी जिंदा हैं, वो कोई लावारिस तो नहीं। अगर अब उसने कोई गलत हरकत की तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे। अपनी बच्ची का हम अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तुम परेशान मत हुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह, आमीन। लाएं आपा, आपकी मदद कर दूं सब्ज़ी बनाने में। वो अपने आंसू साफ करते उनकी मदद करने लगी। अच्छा, तो इतने दिन से नोमी का नंबर और दुकान इसलिए बंद है कि अपना बिहार जाने में मसरूफ़ है। घटिया आदमी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, एक बार फिर तुम मुझे मिल जा। सही बचकर कहाँ जाएगा कमीने। सीमा गुस्से में फनक रही थी। शिजरत ने उसे काम से भी निकाल दिया था। अरे नोमी बेटा, हमारी बहू को कहीं घुमाने फिराने ही ले जाओ, फ्रेश हो जाएगी। देखो तो कुछ ही दिनों में मुरझा गई है मेरी बच्ची। अम्मा, ये बच्ची के चौंचले तुम खुद ही करो, मुझसे नहीं होते। तुम्हारे कहने पर शादी का खेल रचा लिया, अब मजीद ड्रामे नहीं कर सकता मैं। दुकान पर जाऊंगा कल से। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, तुम्हारे अब्बा है ना दुकान पर, मैंने इनसे पूछ लिया है, उन्होंने इजाज़त भी दे दी है। अरे क्या है अम्मा, आप भी ना। मैं कुछ नहीं सुन रही। बहू पैकिंग करो, तुम लोग कल शाम को निकल रहे हो। क्या मुसीबत गले पड़ गई हो? फारिया पैकिंग करने में मसरूफ़ थी कि शायद नुमान का रवैया वहाँ जाकर बदल जाए, मगर वो तो यहाँ भी उकताया हुआ था। वहाँ क्या खाक मुझे कुछ अहमियत देगा? अपनी माँ के सामने भी मेरी इज्जत का पास नहीं रखता। वो रूहानसी हो गई थी। तुम तो अपनी रूनी शक्ल बंद करो। उससे मैं टेबल को ठोकर मारता बाहर निकल गया। शिजरत का फ़ोन आ रहा था। उसने भराई हुई आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। क्या हुआ है फरी, रो क्यों रही हो? मेरी ज़िंदगी में अब रोना ही लिखा है। हुआ क्या है बताओ तो सही। होना क्या है यार, और मज़ीद क्या रह गया होने को? इतना सब कुछ तो हो गया। वो सिसकी थी। अच्छा तुम रो क्यों रही हो? मैं आती हूँ। उसने परेशानी के आलम में फ़ोन बंद कर दिया। शिजरत उसके घर आई तो सलाम के बाद आंटी से सवाल कर दिया, क्या हुआ है आंटी? फारिया को, आंटी को शायद उसका अचानक आना अच्छा नहीं लगा था। यूँ इनसे इस्तफसार किया। वो शिजरत की बेबाकी देख कर रह गई थी। कुछ नहीं बेटा, वही नुमान के रवैये से अपसेट है। कल वो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। फारिया शिजरत को देखकर कुछ रिलैक्स हुई थी। तुमने क्यों जहमत की आने में? ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक हो? रो रो कर हलकान कर लिया खुद को। मैं आनी से बात करती हूँ, कुछ रोज़ के लिए तुम्हें अपनी तरफ बुला लें। खुद ही अकल ठिकाने लाती रहेंगी अपने बेटे की। अगर ठीक होगा उसका रवैया तो ले जाएंगे आकर। तुम इतनी गई गुजरी नहीं हो कि यूँ आंसू ही बहाती रहो। क्या ज़रूरत है रोने की? रोने से मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं ना, चुप कर जाओ और बेहिस हो जाओ। अगर हो सके तो सामने उसके रोगी तो और ज़्यादा चिढ़ाएगा तुम्हें। क्या करूँ यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों, क्या कमी है तुम में? क्यों हलकान हो रही हो उसके पीछे? इतनी प्यारी सूरत भी रो रो कर ख़राब कर ली है। सूरतें कितनी भी हसीन क्यों ना हो, शिजरत नसीबों की मोहताज हुआ करती हैं, और मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा था, ना कि मैं रौन दी जाऊं। क्यों? तुम डरो मत, नहीं बनो कि वो तुम्हें रौन कर गुजर जाए। तुम्हारा अपना एक वकार है, जैसे वो सीमा, उसे अपना आप मनवाना आ गया ना। क्या थी वो, अब क्या हो गई? अपना आप मनवाने की बात है। कोई औरत किसी मर्द के पीछे नहीं जाती, बल्कि मर्द आता है पीछे, और पीछे आने पर भी वो फ़ौरन ही उसकी तरफ माइल नहीं होती। पहले उसको परखती है, वक्त और स्पेस देती है, फिर कहीं जाकर पसंदगी का मरहला शुरू होता है। तुम भी नुमान को स्पेस तो देकर देखो, इग्नोर करो इसे, देखना कैसे मवासना करेगा तुम में और उसमें। और मुझे पूरा यकीन है कि देर से ही सही उसका झुकाव तुम्हारी तरफ ही होगा। नोमी आज बहुत दिन के बाद सीमा के घर आया था। कहाँ था तू? मेरी याद आ गई तुझे? हाँ, उसकी तरफ लपकी। अरे मेरी बात तो सुनना। नोमी ने उसे बाजू से पकड़ा। क्या बात सुनूं मैं तेरी? शादियों पे शादियां करता फिर रहा है कमीने कहीं के। बीवी का ख्याल नहीं आया तुझे? बीवी? तू मेरी बीवी नहीं, महबूबा है मेरी महबूबा। इतना गुस्सा तू मत कर, मैं तुझे बताता हूँ मैंने उससे शादी क्यों की। बैठ मेरे पास और ठंडे दिमाग से सुन।
अब्बा मुझे जायदाद से आग करने वाला था। अगर शादी ना करता तो क्या करता, मैं भी रुल जाता। और तू भी। शादी मैंने मजबूरी में की है, खुशी से नहीं निभाना इन्हीं का काम है, मेरा नहीं। मैंने तो उसे मुँह ही नहीं लगाया, अभी भी पड़ी है मुँह बसोर के। अच्छा तू सच कह रहा है ना? हाँ तो तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा मेरी लाडो, चल हट। अच्छा कुछ पैसे दे मुझे, बेगम साहिबा ने भी काम से निकाल दिया है, भूख के लाले पड़े हैं, शुक्र है तू आ गया। तो पैसे तनख्वाह तो अभी अब्बा ने दी ही नहीं। उसने जेब में हाथ मारा। क्या क्या कहा तुझे? अब्बा से तनख्वाह मिलती है? पहले तो बड़ी शोखियाँ मारता था कि बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कहाँ हैं सब? अरे वो तो है ना, इसीलिए तो शादी की उनकी पसंद की, ताकि अपने नाम करवा सकूँ सब। लो जी, अब सारी ज़िंदगी बुढ़े के मरने का इंतज़ार करूँगी मैं। कब्र में टांगे हैं अल्लाह अल्लाह करे बैठकर, सब कुछ हाथ में लिए बैठा है। ये क्या बात हुई भला? उसने मुंह बसोरते हुए कहा। हाँ तो वो इसलिए कि अभी वो मुझे इस काबिल कहाँ समझते हैं कि कुछ दे सकें। चल परे हट, कंगला ना हो कहीं का। पैसों का बंदोबस्त करके आई, वरना निकल यहाँ से। नोमी उसका मुंह देखता रह गया। तूने मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की थी क्या? हाँ की थी, अपने शौहर के नशे से जान छुड़वा कर यहाँ आई हूँ, कुछ सोच समझ कर ही आई होंगी ना। मेरा दिमाग ख़राब नहीं था कि अपने बच्चे भी छोड़ दूँ तुम्हारे लिए। वो गहरी सोच में डूबी थी। कहाँ खो गई सीमा? हाँ कहीं नहीं, मैं चाय बना कर लाती हूँ तेरे लिए। इससे सीमा का तो कुछ करना ही पड़ेगा। शिजरत सारे रास्ते ही सोचती आई थी। उसने घर आकर अनाबिया को फ़ोन किया। उसे सारा मामला डिस्कस करने के बाद उसने जो मशवरा दिया था वो मुश्किल तो था मगर नामुमकिन नहीं था। शिजरत उसके घर का पता मालूम करने के बाद दिन दिहाड़े उसके गांव गई थी ताकि उसके ख़ानदान का मालूम करवा सके। सीमा पहले बातों बातों में बता चुकी थी कि किस गांव से है और उसका शौहर क्या करता है। बाकी की तफसीलात भी उसने उसके नए महल्ले की ख़वातीन से मालूम करवा ली थी। वहां पहुंचने पर दरवाज़ा उसके बड़े बेटे ने ही खोला था, जिसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी। तुम सीमा के बेटे हो ना? हाँ जी, मगर आप कौन? अच्छा तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? वो तो जी काम पर हैं, मगर तुम कौन हो? मैं शहर से आई हूँ, तुम्हारी अम्मी की दोस्त हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। वो तुम सबको बहुत याद करती हैं, बहुत रोती हैं। शिजरत ने साफ झूठ बोला। नहीं वो हमें याद नहीं करती, अब्बा कहते हैं वो गंदी हैं जो हम सबको छोड़कर चली गई। नहीं वो तो काम के सिलसिले में गई थी, अब वहीं रहेंगी। कह रही थी कि अपने बच्चों को याद करती हूँ, तो तुम लोग भी वहीं रह लो उनके पास। तुम्हें भी तो अम्मी की याद आती होगी ना? शिजरत ने उसे प्यार से बहलाते हुए पूछा। हाँ बहुत ज़्यादा आती है, कोई हमें खाना भी बनाकर नहीं देता। छोटा भाई रोज़ अम्मी को याद करता है तो वो उनके साथ ही रहता था, अब भी याद करके बहुत रोता है, चुप भी नहीं करता, और अब्बा भी बहुत मारते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। तो तुम लोग अब्बा से जिद करो कि तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है, या उनको वापस बुलाओ या हमें जाने दो। उसने राज़ी हो जाने पर जवाबन हाँ में गर्दन हिलाई थी। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी अम्मी ने वहाँ बहुत अच्छा घर लिया है, इतना प्यारा फर्श है, ठंडा, वहाँ मिट्टी भी नहीं है। तुम लोग जाओगे ना? वो खुशी से आंखें खोलने लगी। हाँ हैं भाजी, आप सच कह रही हैं ना? हाँ तो बिल्कुल सच कहा, अम्मी ने तो बहुत काम किया, इतना कुछ नया बनाया सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अब आपको भी उनके पास ही आकर रहना है। अच्छा ये देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। शिजरत ने खिलौना और खाने की चीज़ों के ढेर उसके आगे लगा दिए। उसकी आंखें खुली थीं। ये अम्मी ने हमारे लिए भेजा है। वो हैरान हुआ। हाँ वो इसीलिए ताकि तुम लोग इनके पास आकर रहो। उसने खुशी में दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तो तुम अपने अब्बा को मनाना, हमने अम्मी के पास जाना है। मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगी। ठीक है बाजी, जल्दी आना, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। शिजरत ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ ज़रूर मैं आऊँगी। शिजरत अपनी आधी कामयाबी पर ही बहुत खुश थी। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। अब देखना सीमा बेगम, तुम्हें अपने 5 बच्चों से फुर्सत मिल गई तो अपनी मोहब्बत भी निभा लेना। और वो तुम्हारा नोमी 5 बच्चे देखकर भाग ना गया तो मेरा नाम भी शिजरत नहीं। उसने हंसते हुए बिया को कॉल मिलाई। बिया जी मिशन कंप्लीट, बहुत अच्छे, मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए फॉलो मी। ज़रूर, क्यों नहीं, तुम्हें फॉलो नहीं करना तो किसको करूँगी। वो दोनों चहकी थी। तुम्हारा जेवर कहाँ है जो मेरी माँ ने पहनाया था तुम्हें? क्यों, वो आपने क्या करना है? ज़रूरत है मुझे दो। जानती हूँ क्या ज़रूरत पड़ गई है, इस सीमा को देना होगा आपने, काम से जो निकाल दिया खाला ने उसे, अब खाने के लाले पड़ गए होंगे बेचारी को। अच्छा वो तुम्हारी खाला है जुल्म करने वाली? मतलब सारे ख़ानदान को ही आगे लगाया हुआ है तुमने मासूमियत के ढोंग करके। बड़े ही कोई जालिम लोग हो भाई। बस मेरे ख़ानदान के बारे में बात मत करना, वरना क्या वरना? हाँ उसने फारिया को पीछे धक्का दिया। उसके सर पर बेड का कोना जा लगा था। फारिया दर्द से कराही थी, उसके सर से खून बहने लगा था। नोमी खून देखकर घबरा गया था। वो उसे नीम बेहोशी के आलम में बाजुओं में भरे अस्पताल लेकर निकला था। उसने शुक्र अदा किया कि अम्मा अब्बा घर पर नहीं थे, 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। कुछ ज़रूरी मरहल के बाद उसके सर पर बैंडेज कर दी गई और वो इस वक्त बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी थी। नुमान उसके पास ही खड़ा बगौर उसके चेहरे का अहाता किए हुए था। वो आज पहली बार फारिया को इस कदर गौर से देख रहा था। फारिया वाकई खूबसूरत है, अम्मा ठीक ही कहती हैं, मैंने कभी गौर ही नहीं किया इसकी खूबसूरती पर। आज पहली बार उसके दिल में फारिया के लिए नरम गोशा पैदा हुआ था। वो वाकई में अपनी गलती पर पेशमान था। उसने फारिया के माथे से बाल पीछे हटाना चाहे। फारिया को अपने चेहरे पर लम्स महसूस हुआ तो उसकी आंख खुल गई। इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद
उसको याद आया कि मैं यहाँ किस वजह से आई हूँ। अपने पास खड़े शख्स से उसे शदीद नफरत महसूस हुई जो उसे ही देख रहा था। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? उसने उठना चाहा। लेडी रो फारिया, क्या तुम्हारा मुझसे हमदर्दी का रिश्ता है जो मुझे यहाँ लाए हो? तुम्हारा मुझसे सिर्फ और सिर्फ अजियत का रिश्ता है। उसने अपने हाथ से ड्रिप खींची। फारिया, उसने वापस लौटाते, माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। फारिया उसकी तरफ देख कर रह गई। क्या आप वाकई में शर्मिंदा हैं या अम्मा अब्बा के डर से ऐसा कर रहे हैं? वरना तो मैं जानती हूँ मुझसे माफ़ी मांगना नामुमकिन है, क्योंकि आपका मुझसे रिश्ता सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं। नहीं, मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ, मुझे एहसास हो गया मैंने गलत हरकत की। फारिया हैरान हुई थी। वो आज बिल्कुल बदला हुआ नुमान लग रहा था। उसने अपनी आंखें फेर लीं। वो उसके सामने आंसू साफ करके मजीद कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। आज शिजरत की मंगनी का फंक्शन था। फारिया ने रेड कलर में लॉन्ग मैक्सी पहनी थी। वो बला की हसीन लग रही थी। नीचे सिल्वर हील के साथ उसकी शख्सियत और भी गज़ब ढा रही थी। आंखों में काजल लगाकर उसने अपना तफसीली जायज़ा लिया। सर की चोट का हल्का सा निशान अब भी बाकी था। वो अपना पर्स लिए बाहर निकलने लगी थी कि नुमान से टकरा गई। वो फारिया की आंखों के सहर में गिरफ्तार हुआ था। उसकी सांसें खुद पर महसूस करते 2 कदम पीछे हटी थी। नुमान उसकी घबराहट देखकर लुत्फ़अंदोज़ हुआ। क्या हो गया? बीवी हो मेरी, देख सकता हूँ, पूरा हक है मुझे। आप, वो अम्मी बुला रही हैं बाहर गाड़ी में, चलिए प्लीज़, वह खिलाती हुई उसे बता रही थी। सुन रहा हूँ, चलिए। उसने हाथ के इशारे से रास्ता दिया और अपनी मुस्कुराहट दबाए उसके पीछे चल दिया। उसकी नज़रें फारिया की कमर पर खुले बालों में खो गई थीं। शिजरत की मंगनी का फंक्शन था। नुमान और फारिया हॉल में दाखिल हुए तो सामने ही शिजरत का फैमिली फ़ोटोशूट हो रहा था। सब दूर से ही उनकी जोड़ी की तारीफ करने लगे थे। फारिया आज हद से ज़्यादा हसीन लग रही थी। शिजरत के करीब आकर मुबारकबाद देने लगी। वो बहुत खुश थी कि शिजरत उसकी भाभी जो बनने जा रही थी उनका साथ और मजबूत होने जा रहा था। सब लोग फ़ोटोशूट के बाद अलग हुए तो शिजरत ने ज़बरदस्ती नुमान और फारिया की तस्वीरें बनवाई थीं। ब्यूटीफुल कपल ऑफ द ईयर, शिजरत ने मुस्कुराते हुए कमेंट पास किया। अरे फारिया, ये तुम्हारे सर पर चोट का निशान कैसा है? वो, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। ओह, ये सब कैसे हुआ फरी? वो मेरा पाँव फिसल गया था। फारिया ने शिजरत और नुमान को देखकर नज़रें चुराते हुए साफ झूठ बोला था। नुमान उसके झूठ पर चौंका था। छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से लिया है? कितना जच रहा है तुम पर। फारिया ने फ़ौरन से बात बदल दी। शिजरत ने ब्रांड का नाम लिया तो फारिया ने मज़ीद तारीफ़ की। वो वाकई बहुत हसीन लग रही थी। फारिया ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतारने में मसरूफ़ थी। नुमान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसको कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। आज तुमने शिजरत से झूठ क्यों बोला कि तुम सीढ़ियों से गिरी हो? तो और क्या कहती कि ये चोट आपकी दी हुई मेहरबानी है? हाँ तो साफ कह देती ना, मेरा आपको शर्मिंदा करवाने का कोई इरादा नहीं था। क्यों इतना अजीज़ हो गया हूँ मैं? उसने फारिया का हाथ थामा। नहीं, आपने मुझसे माफ़ी मांग ली थी, इसलिए मैंने भी बात ख़त्म कर दी। और वैसे भी आगे बढ़ने के लिए माजी को भुलाना ही पड़ता है। अच्छा, बहुत खूब, मतलब हमारी बीवी बहुत समझदार है। नवाजिश है आपकी। फारिया मुस्कुराते हुए पलटने लगी तो नुमान ने अपने कोट की जेब से एक सुर्ख मखमली डबिया निकाली थी। ये ले बेगम, आपकी मुंह दिखाई। बड़ी जल्दी नहीं याद आ गई मुंह दिखाई? हाँ, तुम्हें आज ही देखा है मैंने। उसने पहनाने की इजाज़त मांगी। फारिया फिर से घूमकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई। नुमान ने उसे लॉकेट पहनाया। बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। वो नुमान के यूं अचानक बदल जाने पर हैरान थी। एक चोट ने उसे कैसे मेरी तरफ माइल कर दिया। वैसे एक बात तो बताएं, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उस दिन तो आप मुझसे मांग रहे थे। हाँ, कल ही अब्बा से लिए हैं। तुम्हारे लिए थोड़ी इनकार करेंगे मुझे। फारिया उसकी बात सुनकर हैरान हुई। अच्छा ये बताओ, पसंद आया तुम्हें? नोमी ने उसकी तरफ देखते हुए अपने दिए गए तोहफे की तारीफ सुनना चाहिए। हाँ, बहुत प्यारा है, आपने दिल से जो दिया है। शिजरत अपने तमाम कामों से फारिग होकर दोबारा उसके गांव गई थी। दरवाजे पर दस्तक देते उसके हाथ वहीं रुक गए जब उसकी समात में गाली गलोच की आवाज़ें सुनाई दी। तुम्हारी आवारा माँ तुम सबको मेरे सर थोप कर अपने आशिक के साथ निकल गई। बच्चों के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। शिजरत का दिल कटकर रह गया था। आखिर क्या सोचकर सीमा अपने मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई। उससे फारिया से ज़्यादा इन मासूम बच्चों का ख्याल सताने लगा। मुझे इन्हें यहाँ से आज़ाद करवाना होगा। कितना जालिम बाप है, आखिर अपनी ही औलाद को इतनी सफाकी से भला कोई मारता है। दस्तक देने से जो डर रही थी, खुद में हिम्मत मजतमा करते दस्तक देने लगी। दरवाज़ा कुछ ही देर में खुल गया। हाँ बोलो, कौन हो तुम? क्या काम है? वही अखड़ अंदाज। शिजरत ने अपनी झिझक छुपाई। मैं शहर से आई हूँ, सीमा ने भेजा है। अब उसने क्यों भेजा है? सब कुछ तो ख़त्म कर गई अपने नामराद आशिक के साथ, कहता हुआ अंदर सहन में बढ़ गया। शिजरत पीछे आई। उसने गुस्सा अब भी ना छोड़ा था। अंदर से उसकी माँ बच्चे के बाहर सहन में चारपाई पर बिठाने आई थी। उस लड़की को देखकर हैरान हुई। अरे कौन है तू लड़की? मैं उस दिन भी आई थी, शिजरत ने याद करवाया। सीमा अपने बच्चे वापस लेना चाहती है। हाँ तो ले जाए, हमें कौन सा उसके बच्चों से वास्ता, संभाले खुद ही जिसने जने। दादी ने नखवत से हंकारा भरा था। अरे ऐसे कैसे दूँ अम्मा? पहले ही उसके आशिक ने 5000 में मेरी फट से तलाक करवा दी, नशे की पड़ी कुड़ी की लालच में। हाँ तो तू ही बावला हुआ था ना जो इतनी जल्दी में जान छोड़ दी उस बेहुदा औरत की।
शिजरत हैरान हुई थी, क्या इस कदर गिर सकता है नुमान के अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए उसको नशे का लालच देकर 5,000 में ख़रीद लिए। अब मैं इसको अपने बच्चे ऐसे नहीं दूंगा, तो फिर कितनी रकम चाहिए बोलो, शिजरत ने मुतालबा किया। पूरा 1 लाख। उसने अपने बच्चों की कीमत वसूल करना चाहिए। ठीक है, मैं 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम करके बच्चे ले जाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम वापस मुड़कर इन्हें देखोगे भी नहीं। मंजूर है बीबी? उसने खुशी में हामी भर ली। मैं अब चलती हूँ, बच्चों को तैयार रखना। बच्चे जो बाप के गुस्से से सहमे खड़े थे खुशी से उछल ही पड़े। हाय कितना मज़ा आएगा, हम अम्मा के घर चले जाएंगे। उनके चेहरे पर एक अनजानी सी ही खुशी थी। सीमा आज काम ढूंढने के लिए निकलने वाली थी। तनख्वाह सारा दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही थी। काम ढूंढना ज़रूरी हो गया था। नोमी कंगला निकलेगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। जिस तरह बन ठन कर दुकानदारी करता था, यूँ लगता था जैसे मालिक यही हो, मगर मालिक तो अब्बा हजूर निकले। लो भाई मेरी ख़राब किस्मत, पहला शौहर मिला तो नशई जवारी, अब मिला तो कंगला। तेरी तो किस्मत ही ख़राब है सीमा बेबी। वाइपर लगाती खुद से बुड़बड़ा रही थी। दरवाजे पर बैल हुई तो फिर से बोलने लगी। एक तो इस मनहूस मालिक मकान को कोई और काम नहीं, मेरी चौखट पे लगा रहेगा किराया मांगने। कहा भी था 1 हफ्ते तक सब्र रखे, मगर नहीं। दरवाज़ा खोला तो सामने अपने 5 बच्चों की फौज देखकर ही चकरा गई थी। सीमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने 5 बच्चों की फौज देखकर चकरा गई। हाय तुम लोग यहाँ कैसे? सीमा ने अपने सर पर हाथ मारते हुए पूछा और बाहर निकलकर झांकने लगी। बाहर देखा तो कोई भी नहीं। अपने बड़े बेटे से पूछा किसके साथ आए हो? बाकी बच्चे अंदर की तरफ नए घर की खुशी में भाग गए। अम्मा तुम्ही ने तो बुलाया यहाँ, अब इतना हैरान क्यों हो रही हो? चल अंदर तो आने देना। वो माँ के दरवाजे से हटाते हुए अंदर भाग गया और मकान को देखने लगा। आंटी सही कह रही थी कि तुमने बड़ा प्यारा घर लिया है। अबे कौन सी आंटी? सीमा हैरान होकर इस्तफसार करने लगी। वही गोरी सी लंबी सी जो हमें यहाँ लेकर आई है। क्या नाम है उसका भला? उसने नाम सोचना चाहा मगर मुश्किल था, याद कैसे आता, पहले कभी सुना जो नहीं था। हाय और रब्बा, यहाँ क्यों ले आई? अल्लाह जाने कौन है, क्या चाहती है? मुझे तो अपने खाने के लाले पड़े हैं और ऊपर से तुम लोग। अच्छा ये तो बताओ इतना सारा सामान काहे को लाया है? अम्मा कैसी बातें कर रही है? तू ही तो हमसे उदास हुई थी और ये भी कहा कि मेरे पास आकर रहो, अब क्यों बहकी बहकी पागलों वाली बातें कर रही है? वो आंटी तुमने ही तो भेजी थी। छोटा माँ की गोद में चढ़ गया। लो जी ये नया ड्रामा है, मैंने किसी को नहीं भेजा था। अपने अब्बा को बुला, आकर ले जाए तुम्हें। मेरे पास तो खुद भी रहने का ठिकाना नहीं है, तुम लोगों को कहाँ रखूंगी? अम्मा क्या तू भूल गई कि तूने 1 लाख रुपया भेजा है अब्बा को? ये भी कहा था कि दोबारा हमारी शक्ल नहीं देखेगा। उसको माँ हैरान कर रही थी और वो माँ को। हाय कौन आंटी है ये, और ऐसा क्यों कर रही है? आखिर चाहती क्या है? उसने अपना सर पकड़ लिया। नहीं मैं तो नहीं रखने वाली तुम लोगों को, अब्बा को फ़ोन कर चल। मुंह उठाकर छोड़ गई। अल्लाह जाने कैसी दुश्मनी निकाली, ये तो मैं पता करवा कर रहूंगी। नुमान तैयार होकर रात को सीमा की तरफ निकल रहा था। दरवाजे के करीब खड़ा अपनी घड़ी बंद कर रहा था। नुमान कहाँ जा रहे हैं आप? फारिया ने पीछे से आवाज़ दी अपने दोस्तों के साथ। अच्छा तो आज नहीं जाइए ना, मैंने आपकी पसंद की डिशेस बनाई हैं, आइए मिलकर खाना खाते हैं। नोमी हैरान हुआ था। तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का कैसे पता? वो उसे लिए वापस मुड़ा। आंटी जान से पूछा है आपके खाने में क्या पसंद है, वही बनवा लिया, आइए मैं खाना लगाती हूँ। नुमान हाथ धोकर खाने की मेज़ पर मौजूद था। नुमान की माँ उसका बदला हुआ रवैया देखकर बहुत खुश थी। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि फारिया कामयाब हो जाएगी। नुमान बेटा, आज जब फारिया ने मुझसे पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तो यकीन जानो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि बहू को अपनी जिम्मेदारी का पता चल गया। देखो बेटा, वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही है, तुम भी उसके लिए अपने दिल में थोड़ी नरमी पैदा करो। उसे अपनी मोहब्बत दोगे तो वो भी तुम पर अपना सब कुछ निछावर कर देगी। माँ ने सही मौका देखकर समझाया। आप लोग खाना शुरू करें ना। अंदर से बिरयानी लाकर टेबल पर रखी। चक्कर बताइए कैसी बनी है? उसने प्लेट में डालते हुए पूछा। वाह, खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है, लाजवाब, बहुत मज़े की है। ये वाकई तुमने बनाई है? जी, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, बहुत उम्दा है। हाँ वाकई मेरी बहू के हाथ में बहुत जायका है। भाई मेरी बहू का इनाम तो बनता है। अभी खाने से फारिग होकर तुम लोग मेरे कमरे में आना, मैंने अपनी बहू को कुछ देना है। फारिया तशक्कुर भरी नज़रों से सास को देख रही थी। उनकी आदत बहुत अच्छी थी। फारिया को वक्त के साथ अंदाज़ा हो रहा था कैसे वो अपने बेटे को वक्तन फ़वक्तन मेरे लिए कायल करती हैं। नुमान के बदलने में उनका भी बहुत हाथ था। खाने के बाद फारिया चाय लेकर उन्हीं के रूम में आ गई। वो सब फारिया का इंतज़ार कर रहे थे। लीजिए बेगम, हमारी बहू आ गई, अब बताएं क्या सरप्राइज़ देने वाली हैं? आप तो बहुत ही बेताब कर रही हैं। सब अब्बा की बेताबी पर हंसने लगे। उन्होंने साइड टेबल के दराज में से सुर्ख मखमली डबिया निकाली और अपनी बहू के हाथ में कंगन पहना दिए। फारिया बेटा, ये हमारे ख़ानदानी कंगन है जो मैं अपने ख़ानदानी बहू को दे रही हूँ। नुमान माँ के कंगन देखकर चौंका था। जब मैं मांग रहा था मुझे माँ ने नहीं दिए, मैंने भी तो उनकी पहली बहू को देने थे, मगर माँ की नज़र में वो ख़ानदानी कहाँ से होगी? उसके दिल में एक बार फिर सीमा की मोहब्बत जागने लगी। नुमान, आपसे एक बात पूछूं? फारिया बेड पर उसके सराहने बैठी थी। हाँ पूछो। नुमान ने आंखें खोलकर उसे देखा। सीमा, आप सीमा को कैसे मिले थे? उसने झिझकते हुए पूछा। नुमान सोच में पड़ गया। बताइए ना। मेरी दुकान पर कपड़ा लेने आती थी, जब अब्बा दुकान पर गैर हाजिर होते तब मुझे देखकर अंदर आ जाती। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात होने लगी।
वो हंसती हुई मुझे अच्छी लगने लगी। मैं ये तो जानता था कि शादीशुदा है, मगर अंदाज़ा नहीं था कि 5 बच्चों की माँ है। बहुत बन ठन कर आती थी, लगता ही नहीं था कि गांव से है। नुमान का अंदाज बहुत धीमा और बदला हुआ था, जैसे किसी बहुत मोहब्बत करने वाले के जिक्र पर हो जाता है। फारिया दम साधे सुन रही थी। फिर उसकी तलाक कैसे हुई? उसके शौहर को शक हो गया था। मेरी पसंदगी मोहब्बत में बदल गई। उससे रात गए तक बातें मुझे उस गांव तक ले गईं, गांव से उसके घर तक, और फिर उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। वो खुद भी उसके नशे से तंग थी, जान छुड़वाना चाहती थी। फिर अचानक ही इस नशेई ने उसे तलाक दे दी। नुमान ने आधी बात छुपा ली थी कि इस नशेई को उसी ने खरीदा था। फिर घर छोड़कर वो दारुलमान आ गई। वहाँ उसने इद्दत के 3 माह गुजारे। इतनी देर तक मैं वालिदैन को राज़ी करता रहा, मगर वो नहीं माने। मेरी मोहब्बत इतनी शदीद हो गई थी कि अब उसको नहीं छोड़ सकता था। छुपकर निकाह करके ले आया, मगर उन्होंने देखते ही इनकार कर दिया। फिर अब वो कहाँ है? किराए के घर में रह रही है, काम करके अपना गुजर बसर कर रही है। मगर मैं चाहता हूँ कि नुमान खामोश हो गया, कहीं फारिया को बुरा ना लग जाए। कि फारिया ने पूछा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरी बीवी होते हुए दूसरों के घरों में काम करे। मैं उसको इज्जत और वो मुकाम नहीं दे सका जो तुम्हारा है। उसने दुख से हुंकारा भरा। क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? वो औरत मेरे मुकाबिल आ सकती है भला? फारिया को नुमान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। नुमान चौंका था। तो इसमें गलत भी तो नहीं है फारिया? देखो, मर्द तो 4 शादियां भी कर सकता है ना। मैंने भी कर ली, तो क्या गुनाह हो गया? तुम लोग मिलकर भी तो रह सकती हो ना। क्या बुराई है? बुराई है नुमान, वो मेरे मुकाबिल नहीं आ सकती। आप भूल रहे हैं क्या कि यहाँ मैं आपके ख़ानदान के साथ इज्जत से ब्याह कर लाई गई हूँ। मैं इस घर की ख़ानदानी बहू हूँ, और वो घर से भागी हुई। फारिया, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। वो मेरे पीछे ही भाग कर आई है। नुमान तैश में आया। भागकर आने वालियों के माशरे में कोई इज्जत नहीं, ना ही उनका कोई मुकाम। आपको बुरा लगता है तो लगे, बात यही सच है। वो उठकर गुस्से में चली गई थी। नुमान उसका बदला रवैया देख रहा था। वो फारिया को बात खुले दिल की समझ रहा था। शायद कि वो इसे इस घर में थोड़ी जगह दे सकेगी, इसलिए बात कर गया था। मगर फारिया ने उसे शदीद मायूस किया था। नुमान के दिल में फारिया के लिए खुलती गिरहें उसके ख़ानदानी बहू होने पर फिर से वापस लगने लगी थी। नुमान दोपहर को तबीयत खराबी का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर सीमा से मिलने आया था। अब्बा ने उस पर कड़ी नज़र रखी थी। सुबह अपने साथ लेकर आना और शाम को वापस साथ लेकर जाना, फिर खाना खाकर थक हार कर सो जाना। ऐसे में सीमा के लिए वक्त नहीं निकाल रहा था। अब तो काफ़ी दिन हो गए थे उसको मिले। उसने रास्ते से ताज़ा फूलों के गजरे लिए थे और साथ में बर्गर पैक करवा कर ले गया। खाली हाथ जाता तो अच्छा नहीं लगता। फिर गुस्से में ठुनकती रहती थी। गुस्सा सोचकर ही नुमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दरवाजे पर बेल बजाने लगा तो दरवाज़ा पहले से खुला पड़ा था। वो देखकर हैरान हुआ। अंदर बढ़ा तो छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। पास ही सहन में बच्चे रो रहे थे। सीमा, सीमा कहाँ हो? वो उसके किचन में झांकने लगा। बच्चों के साथ मसरूफ़ थी। ये सब क्या है सीमा? बच्चे हैं मेरे, और क्या है? मगर ये यहाँ क्यों हैं? माँ हूँ इनकी, मेरे पास ही रहेंगे। क्या तुम्हारे पास? मगर क्यों? इनका बाप कहाँ है? उसने कीमत वसूल की है इनसे जान छुड़वाने की, मगर किससे? नोमी हैरान हुआ था। है कोई लड़की, अल्लाह जाने क्या चाहती है। कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी भला? उसका क्या लेना देना तुम्हारे बच्चों से? लेना देना तो है, मैं समझा नहीं। देख नोमी, जब से तूने शादी की है ना, तेरे पहरे ज़्यादा हो गए हैं। देख, अब कितने दिन बाद मिलने आया है। तेरी बीवी बहुत चालाक है। ये जो पढ़ी लिखी होती हैं ना, बड़ी गेम खेलती हैं, अपने शौहरों के हाथ पर डालकर रखती हैं। अब खुद तो तेरे साथ लगी रहती है और मेरे सर पर बच्चों को ला बिठाया ताकि तुम्हारा ध्यान भी उसकी तरफ लगा रहे और मैं अपने बच्चों के साथ लगी रहूं। यही सारी गेम है जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो मेरे शौहर को 1 लाख देकर बच्चे ले आई। नोमी हैरान हुआ था। नहीं सीमा, फारिया इतनी हिम्मत नहीं रखती। ये तेरा शौहर ही लालच में आया होगा। पता नहीं कौन दे गया तुझे बच्चे। उसके पास लाख रुपया कहाँ से आना भला? लो जी, ये भी कोई मुश्किल काम है। जेवर बेचा होगा उसने। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा चल छोड़ना, ये देख तेरे लिए गजरे लाया हूँ, लाना पहना दूँ। हैं? सच में मेरे लिए? उसकी आंखें खुली थी। फट से कलाई आगे कर दी। ये बर्गर भी लाया हूँ, भूख लगी है ना मेरी लाडो को। हाय नोमी, तू कितना अच्छा है। मैंने तो इतने दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया। वो बर्गर का बड़ा सा निवाला मुंह में दबाए बोली। नुमान देखकर हंसने लगा। अम्मा बर्गर मुझे भी दो ना। एक बच्चा जिसकी नाक बह रही थी सीमा के साथ लपकने लगा। ले मेरा बच्चा, तू भी खा। नोमी लेना, तू भी। नहीं तुम लोग खाओ, मैं खाना खाकर आया हूँ दुकान से। बच्चे अब उसके गजरे देख रहे थे और कुछ ही मिनटों में टूटकर ज़मीन बोस हो गए। नुमान देखता ही रह गया। क्या चीज़ है ये बच्चे? अच्छा ये बताओ काम का क्या बना सीमा? अरे क्या बनना है, सारी तनख्वाह ख़त्म हो गई। अब तो बच्चे भी आ गए हैं, तू ही कुछ मदद कर दे। नुमान ने उसे 2000 दिए थे। फिलहाल तो इतने रख ले, बाकी 1-2 दिन में दे दूंगा। एक फैक्ट्री में काम देखा है, अब अल्लाह करे मिल जाए। नोमी सोच में पड़ गया था। कितने मसाइल बन गए, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और बच्चों को यहाँ तक लाने में किसका हाथ होगा? नुमान सोचे बिना न रह सका। बड़ा बेटा मुसलसल नोमी को ही घुरे जा रहा था। एक अनजान आदमी माँ को आकर गजरे पहना रहा था। उसे बहुत बुरा लगा। नोमी के जाने के बाद उसने माँ से पूछा ज़रूर था कि ये आदमी कौन है। सीमा ने उसे बताया था कि तुम्हारा सौतेला बाप है। अब ये और उसका शौहर, वो नाक चढ़ाकर रह गया।
शिजरत मास के साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई थी। रास्ते में वो इसी बच्चे से टकराई थी जिसको उसने सीमा के घर छोड़ा था। अरे माँ, ये तो वही लड़की है जो हमें लेकर आई थी। सीमा अपने बेटे की आवाज़ पर मुड़ती हुई वापस आई और उस लड़की को देखकर हैरान हुई। ये तो वही बीबी है जिसके घर में काम करती थी। बीच बाजार में फुल लड़ाई के मूड में थी। हाँ भाई, अब क्यों पीछे पड़ी हो जबकि मैंने तुम्हारा काम भी छोड़ दिया? क्या चाहती हो जो अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई हो? मास उसकी बात सुनकर हैरान हुआ था। शिजरत, ये औरत कैसी बातें कर रही है? क्या बात है बीबी? मास ने उससे इस्तफसार किया। मास, मैं आपको सब बताती हूँ तफसील से, मगर घर चलकर। यहाँ बीच बाजार मुनासिब नहीं लगता ना। देखो सीमा, मैंने सिर्फ तुम्हारे बच्चों का भला चाहा है। उनका बाप इन पर जुल्म करता था, मैंने रिहाई दिलवाई, इसमें बुरा क्या किया? ओ, तो तुम्हें क्यों फिक्र होने लगी मेरे बच्चों की, जबकि मुझे तो तुमने घर से निकाल दिया। इतनी आई हमदर्दी करने वाली। देखो सीमा, मेरी बात सुनो। तुम्हारा वो नशेई साहब का शौहर नुमान के हाथों बिका था। नुमान ने उसे 5,000 दिए तलाक के। तुम ये बात जानती हो? मास को शक लगा ये बात सुनकर। हाँ तो? सीमा ने कमर पर हाथ रखकर तलाक की तायीद कर दी थी। अब इस नशेई ने तुम्हारे बच्चों का सौदा भी कर दिया। फर्ज करो अगर मैं उससे बच्चे ना लेती तो क्या वो किसी और को नहीं बेच सकता था? तुम कैसी माँ हो? एहसान मानो मेरा, ये तो मैंने तुम्हारा भला किया। नहीं तो बीवी क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों हमारी इतनी खैरख्वाह बनी फिर रही हो। चलो मैं ही बताती हूँ तुम्हारा मंसूबा, ताकि तुम्हारी खालाजाद बहन इस नोमी के साथ हंसी खुशी रह सके ना, और मुझे और मेरे बच्चों को देखे भी ना। लो भाई, यही सारी कहानी है। क्या समझती हो मुझे? मैं सीधी सादी हूँ, तुम्हारे बिछाए जाल में आ जाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हें अब फारिया के घर में उसके शौहर के दिल में बसा के दिखाऊंगी। देखना तुम, तैयारी रखना, तुम्हारी बहन जल्दी आ जाएगी। तुम्हारी चौखट पर देख लूंगी मैं तुझे। चल छोटे। शिजरत और मास के चेहरों पर उसके मंसूबे देख सनाटे छा रहे थे। चले मास, घर चलते हैं। कैसी औरत है ये, भलाई का कोई ज़माना ही नहीं रहा। हमें फारिया को खबरदार करना होगा। मास, नुमान, डिनर पर कहीं बाहर चलें? फारिया तैयार बैठी थी जब वो दुकान से वापस आया। नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, आराम करना चाहता हूँ। लाएं आपका सर दबा दूँ? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। फारिया को उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो बाहर आ गई। क्या बात हो सकती है, वो सोचने लगी। शायद मेरे रात वाले रवैये से। तो का गलत किया है इसमें? मैं क्यों रहूं उसके मुकाबिल? आखिर ये मेरा घर है। मैं नुमान को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती। क्या हुआ नुमान को? खाना नहीं खाना उसने? तबीयत ठीक नहीं है उनकी, आराम करना चाहते हैं कुछ देर। आप लोग खाएं। वो खुद भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। शिजरत और मास के चेहरे उसके मंसूबे देखकर सन्नाटे छा रहे थे। फारिया को उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो बाहर आ गई थी। क्या बात हो सकती है, वो सोचने लगी। ये मेरा घर है, मैं नुमान को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती। क्या हुआ नुमान, खाना नहीं खाना उसने? माँ ने फिक्रमंदी से पूछा। तबीयत ठीक नहीं उनकी, आराम करना चाहते हैं कुछ देर। आप लोग खाएं। वो खुद भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। फारिया खाना खाने के बाद नुमान के पास कमरे में खाने का पूछने गई थी, मगर उसके मूड को ना जाने क्या हुआ था, बता भी नहीं रहा था। फारिया परेशान हो रही थी। हो सकता है कोई कारोबारी टेंशन हो। वो भी चेंज करके बेड पर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन नुमान सुबह जल्दी उठ गया था। वो दुकान के लिए निकला था। अब के पूछने पर फारिया ने यही बताया कि वो तो चले गए सुबह। अब भी हैरान हुए कि दुकान तो सुबह 10 बजे खुलती है और वो आज क्यों जल्दी चला गया। फारिया ने उनको नाश्ता दिया और वो भी नाश्ता करके दुकान की तरफ निकल गए। नुमान को बैठे देख इन्हें हैरत हुई थी। इतनी सुबह तो कभी नहीं उठा था। क्या बात है नुमान, रात को तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो आराम कर लेते? कुछ नहीं अब्बा, दम घुट रहा था इसलिए चला आया। दरअसल वो सीमा की वजह से परेशान था। घर में किसी से जिक्र भी नहीं कर रहा था। किसी से जिक्र भी क्या करता, कोई उसको समझने वाला नहीं था। सीमा की जिम्मेदारी निभाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसे सीमा की मदद के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मगर इंतज़ाम कैसे करता? अब्बा का अकाउंट मेरे नाम ही है और इस पर दस्तखत भी मेरे। अगर मैं इसमें से कुछ पैसे निकालूं तो अब्बा को कौन सा पता चलने वाला है? इस तरह सीमा की मदद भी हो जाएगी। उसने ऐसा ही करने का सोचा और एक भारी रकम अकाउंट से निकलवा ली थी। अब उसे यही टेंशन हो रही थी कि अगर अब्बा को पता चल गया तो जाने क्या होगा। अब्बा के दुकान पर आने के कुछ देर के बाद वो आज फिर बहाना बनाकर सीमा की तरफ निकल गया था। ये सुबह का वक्त ही था। वो उसके हवाले रकम करना चाह रहा था, इसलिए सीमा के काम पर जाने से पहले ही वहाँ मौजूद था। सीमा इतनी भारी रकम देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसकी आज लॉटरी निकल आई थी। नोमी, तूने मेरे लिए इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर ली? मैं तो अब आराम से बैठकर खा सकती हूँ। अगर तेरे बाप को इन पैसों का पता चल गया तो कह दूंगा ज़रूरत थी इसलिए ले लिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अब्बा दुकान पर इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। हाय नोमी, क्या बात है, आज पहली बार तूने मेरा दिल खुश कर दिया। वो पैसों को मुंह से लगाए चूमने लगी। नुमान के दुकान से जाने के बाद मास्टर साहब दुकान पर आए थे। असलम साहब के पास शिकायत लेकर आए थे कि आपका बेटा किसी औरत से मिलने जाता है। कल और आज उसके घर में दाखिल होते देखा है। उस औरत के दूसरे मर्दों से भी ताल्लुकात हैं। अपने बेटे को समझाइए ऐसी औरत से दूर रहे। नुमान के अब्बा को ये सुनकर शदीद हैरत का झटका लगा था। क्या वो अब भी उस औरत को मिलता है, जबकि उसकी शादी भी कर दी? मगर उसके सर से इस औरत के इश्क का भूत ही नहीं उतर रहा और वो लालची औरत इस बेवकूफ़ से सब कुछ हत्या लेगी। मुझे इस औरत का कुछ करना ही पड़ेगा। मास्टर साहब के दिए हुए पते पर वो वहाँ पहुँच गए थे। दरवाज़ा उसी औरत ने खोला था। नुमान के अब्बा को सामने देखकर ठटकी थी। वो दरवाजे के पीछे धक्का मारते हुए अंदर दाखिल हो गए।
क्या चाहती हो तुम? हमसे हमारा बेटा छीनना चाहती हो या उसकी जायदाद हथियाना चाहती हो? बोलो, जवाब दो, किस मकसद के लिए उसकी ज़िंदगी में आई हो? सीमा उनके करीब आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंखें डालकर बोलने लगी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता जी। लहजा इंतहाई शीनी और नज़रें बेबाक थीं। तुम घटिया औरत, मुझसे इस अंदाज में बात मत करो, अपने रिश्ते का ही लिहाज कर लो। छोड़ें जी, ये रिश्ते विश्ते तो इज्जतदारों के चौंचले होते हैं, हम जैसे के नहीं। पता नहीं तुम जैसी जाहिल औरत में नुमान को क्या नजर आया जो इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अरे इतना गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वही अंदाज हनुज बरकरार था। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो, क्या कीमत लोगी नुमान की ज़िंदगी से निकलने की? ना ना ना, ऐसी बात नहीं करनी। मैं उसको छोड़ने की कीमत नहीं लूँगी। आप ये भूल जाएं कि वो मुझे कभी छोड़ेगा। मोहब्बत करता है मुझसे, इसलिए तो नहीं अपनाया था कि मुझे छोड़ दे, बस अपने घर में रहने की जगह दे दें। ऐसा तो कभी नहीं होगा। तुम जैसी बाजारी औरत को मैं अपने घर में घुसने भी ना दूँ। नुमान के अलावा पता नहीं तुमने कितने मर्दों से ताल्लुक़ बना रखे हैं, जिसकी ज़ुबान पर भी देखो तुम्हारे ही चर्चे हैं। पूरे मोहल्ले के आगे लगाया हुआ है तुमने। तुम कह रही हो तुम्हें घर में आने दूँ? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी तो मैं तलाक करवा के ही रहूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ये भी करके देख लें, अगर आपके बेटे ने मुझे छोड़ा तो मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगी, ये मेरा भी आपसे वादा है। चलो निकलो अब यहाँ से। वो फ़ौरन से बदतमीज़ी पर उतर आई थी। देख लूँगा तुम्हें, तुम्हारे घर में तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करता, कजा के यहाँ खड़े होकर तुमसे बहस करूँ। अब्बा कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर से वापस आए? कुछ हिसाब देखने गया था। वो खामोशी से गिरने के अंदाज में बैठ गए। उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब्बा आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ देर आराम कर लूँ, मुझे नमाज के लिए उठा देना, वो कहते हुए अंदर जाकर लेट गए। जी अब्बा बेहतर। असलम साहब ने लेटते हुए कर्ब से आंखें मूंद ली थीं। ऐ मेरे अल्लाह, मुझसे क्या गुनाह हो गया जो ये औरत हमारी ज़िंदगियों में जहर की तरह दाखिल हो गई। अल्लाह हमें इससे निजात देना, हमें इस औरत के हाथों रुस्वा मत करना। लेटे हुए उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। फारिया कितनी अच्छी और नेक बच्ची है। अल्लाह नुमान के दिल में सीमा के लिए मोहब्बत निकाल कर फारिया के लिए मोहब्बत डाल दे। इसे रुस्वा मत करना। अगर उसकी औलाद सीमा के बदन से होगी तो क्या मेरी नस्ल इस औरत से चलेगी? नहीं नहीं, ए अल्लाह ऐसा मत करना। मैंने सारी ज़िंदगी तेरी बंदगी में गुजारी है। मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त की हिफाजत करना मेरे मालिक, मुझे और मेरे बच्चों को दीन पर ही कायम रखना मेरे मालिक। उस जैसी औरत का मुकाबला हम नहीं कर सकते। आंसू मुतवातर मोतियों की सूरत उनकी सफ़ेद दाढ़ी को भगो रहे थे। उनके दिल में अचानक से दर्द उठा था। उन्होंने नुमान को आवाज़ दी थी, मगर दुकान के दूसरे कोने में उनकी आवाज़ बाजार के शोर में ही कहीं दबकर दम तोड़ गई थी। अम्मी आज क्या बनाना है खाने में? फारिया सास से पूछने आई थी। तुम्हारे अब्बू पालक गोश्त की फरमाइश करते हुए गए हैं, वही बना लो। और नुमान को भी फ़ोन करके पूछ लो क्या खाएगा। जी बेहतर। वो फ़ोन की तरफ बढ़ी ही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। अस्सलाम वालेकुम। नुमान का ही फ़ोन था। कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक हुई? फारिया ने फिक्रमंदी से पूछा। अब्बा अब्बा। नुमान की आवाज़ रुंधी हुई थी। क्या हुआ? नुमान सब खैरियत है, अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। फारिया हम लोग उनकी डेड बॉडी लेकर घर आ रहे हैं। फारिया के हाथ से फ़ोन फिसलकर ज़मीन बोस हुआ था। अम्मी क्या हुआ फारिया, सब खैरियत तो है ना? आंसू उसके गाल से बहकर दामन में जज्ब होने लगे। अम्मी अब्बा चले गए, वो हमें छोड़कर चले गए। नुमान हैरान था कि अब्बा सुबह तक तो ठीक थे, अचानक पता नहीं उठकर कहाँ चले गए और गए कहाँ थे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। और जब आए तो काफ़ी परेशान थे। ऐसी क्या परेशानी थी उनको कि वो आए और चुपचाप खामोशी से आकर लेट गए, कोई जिक्र तक नहीं किया। नुमान रो रहा था। मैं उनका अच्छा बेटा नहीं बन सका। मैंने अपने और उनके रिश्ते को वो मुकाम नहीं दिया जो एक अच्छे बेटे का होना चाहिए था। मैं अपनी मोहब्बत में कितना खुदगर्ज हो गया था कि उनकी इजाज़त के बगैर पहले निकाह कर बैठा, फिर उनकी पीठ पीछे उनकी रकम निकलवा ली। ये मैंने क्या कर दिया? मैं इनको बताने वाला था, मुझे एक मौका तो मिल जाता। वो पछता रहा था अपनी ज़ात पर, अपनी खुदगर्जी पर। सीमा गुस्से में रख रही थी। मनहूस बुढ़ा समझता क्या है खुद को, मेरी तलाक करवाएगा। मैं छोड़ूंगी नहीं तेरे बेटे को, कैसे ख़ानदान से पाला पड़ गया मेरा। और नुमान तो नीरा काट का उल्लू है, अब्बा के इशारों पर नाचने वाला। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो उसे असलम साहब के गुस्से से वहम सताने लगे। फारिया रो रही थी। शिजरत हमेशा की तरह आज भी उसे खामोश करवाने में लगी थी। शिजरत मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे बाबा आज ही इस दुनिया से गए हैं। उन्होंने मुझे सगे बाप की तरह प्यार दिया है, मेरे सर पर हाथ रखते थे, मुझे अपने बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। देखो मैं आज फिर से गहरी चोट से गुजर रही हूँ और ये घाव भी बहुत गहरा है। इस घर पर बाप की शफकत का साया था ना, अब यहाँ सन्नाटे होंगे। वो शफकत भरा लहजा, वो बारोब चेहरा, वो मजबूत आसरा, सब ख्वाब वो ख्याल हो गया। फारिया ने सिसकी ली थी। फारिया जाने वाले तो चले जाते हैं और अपने पीछे यादें छोड़ जाते हैं। रोने के बजाय उनके लिए मगफरत की दुआ करनी चाहिए ना। जानती हूँ तुम्हारा दुख बड़ा है, मगर जो दुख की पहली चोट पर सब्र करता है वही कामयाब होता है। कितनी अच्छी तलकीन की थी शिजरत ने उसे। अपने आंसू साफ किए जाने वाले के लिए रोने के बजाय दुआ ही बेहतर है, खुद के सुकून के लिए भी और दूसरों की बख्शिश के लिए भी। सीमा नुमान को उसके बाप के बारे में बताना चाह रही थी, मगर उसका नंबर 2 दिन से बन जा रहा था, वो भी नहीं आ रहा था। वो उसकी दुकान पर गई, वहाँ से उसे मालूम हुआ कि असलम साहब की वफ़ात हुई है और दुकान 2 दिन से बंद है। क्या इतनी जल्दी? खुद ही खिसक गया अब्बा। वो हंसी थी। लो जी, अब्बा जी तो गए काम से, अब इस नुमान को देखूँ मैं कैसे काबू करती हूँ अपनी मुट्ठी में। चंद माह बाद
वक्त तेजी से गुजर रहा था। अब्बा को फोत हुए भी कई माह गुजर गए थे। रात को सब खामोशी से अपने अपने कमरों में चले जाते। फारिया की सास असलम साहब के जाने के बाद बहुत खामोश सी रहने लगी थी। पहले घर में अम्मा अब्बा के कहके गूंजते थे, अब वीरानियाँ उतराई थी। नुमान भी बहुत कम वक्त घर पर देता था। माँ को इतनी खास बात नहीं करती थी, अब ज़्यादातर इबादत में मशगूल रहती। फारिया उसे भी उनकी कमी बहुत महसूस होती थी। उनके दम से घर की रौनक हुआ करती थी, सब साथ मिलकर बैठा करते थे। मगर अब नुमान का रवैया भी बदलने लगा था। फारिया पहले ही ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में मुसल्लत की गई थी और अब और भी आज़ाद हो गया था। फारिया को अब्बा के जाने पर नुमान की तरफ से जो खदशात थे वो सच साबित हो रहे थे। वो फारिया को जो वक्त देने लगा था वो भी ख़त्म होता जा रहा था। मगर फारिया की गोद हरी होने जा रही थी। उसे यही खुशी बहुत थी कि उनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। मगर फारिया की यही सबसे बड़ी गलत फहमी थी। फारिया माज और शिजरत की शादी के सिलसिले में अपनी अम्मी की तरफ रहने के लिए आई हुई थी। वो अपने कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ़ थी जब शिजरत अपने वलीमे का ड्रेस लिए उसके पास आई। फरी देखो, ये मेरे वलीमे का ड्रेस है, कैसा है? उसने अपने साथ लगाते हुए पूछा। वाओ, सो ब्यूटीफुल, ये तो मुझे मास भाई की चॉइस लग रही है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? पिंक कलर तो उनका फेवरेट है। हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं की चॉइस का ड्रेस है। वो कहते हैं कि मुझ पर पिंक कलर बहुत सूट करता है, इसलिए उन्होंने ये पसंद किया और मुझे उनकी पसंद पर पूरा यकीन है। देखो कितना नफीस काम है। हाँ बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब करे। काश मेरा भी शौहर मुझे भी ऐसी तवज्जो और मोहब्बत देता, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। हाँ तुम्हारे शौहर से याद आया, अब कैसा रवैया है नुमान भाई का तुम्हारे साथ? कुछ ना पूछो शिजरत, वो स्त्री का स्विच ऑफ करते हुए बेड पर बैठ गई। जब तक अब्बा हयात थे वो मेरे साथ ठीक थे, मगर उनके जाने के कुछ ही वक्त के बाद वो बदल गए। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनके लिए क्या करूँ कि वो खुश हो जाएं। अब्बा थे तो उनका रोब था, बाप ना हो तो बेटे फिर लापरवाह हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। अब वो भी भागने लगे हैं मुझसे, अपने घर से, अपने होने वाले बच्चे से। किसी की फिक्र नहीं। तुम्हारी सास नहीं समझाती क्या इन्हें अपना होल्ड रखना चाहिए ना अब इन पर। वो तो चुप ही हो गई हैं, ना कोई बात करती हैं ना ही ज़्यादा बाहर आती हैं। वो बेचारी तो खुद अपनी बेवगी के गम में, इन्हें क्या समझाएं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देखी थी, मगर इनका झुकाव उसी औरत की तरफ रहता है। ना जाने क्या है उस औरत में। फारिया, मैं तुम्हें एक बात बताने लगी हूँ। काफ़ी अरसे से मैं बताने का सोच रही थी मगर मौका ही नहीं मिला। क्या बात है शजरा? मैंने सीमा के बच्चे उसके बाप से लेकर सीमा के हवाले कर दिए ताकि उसका ध्यान अपने बच्चों की तरफ लगा रहे और नुमान तंग आकर उसके घर ही जाना छोड़ दे। मगर नुमान का तो इस सब पर भी कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो और ज़्यादा जाने लग गया है। हाँ मुझे अंदाज़ा होता तो मैं इतना रिस्क ही ना लेती, मगर अब क्या हो सकता है, कुछ करते हैं। नुमान जो बाहर फारिया की तबीयत का मालूम करने आया था, इन दोनों की बातें सुनकर हैरान रह गया। क्या इस सब के पीछे शिजरत? वो वहीं गुस्से में वापस पलट गया। अरे नुमान बेटा क्या हुआ? फारिया और शिजरत अंदर ही है ना? बिल्लो कहाँ चले नुमान? नाजिया बेगम पीछे से आवाज़ें देती रह गई, मगर वो रुका नहीं था। वो शदीद गुस्से में था। शिजरत इतनी हिम्मत कर सकती मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फारिया देखो तो ज़रा, अपने शौहर के खिलाफ बैठी बातें कर रही है, मेरे और सीमा के खिलाफ चालें चल रही है। नहीं दूंगा अब मजीद तवज्जो इसे, सड़ती रहे बैठकर अपनी माँ के घर। चालबाज लोग ना हो तो। अब देखना शिजरा बीवी, तुम मेरी चाल। नुमान ने बाइक सीमा के घर की तरफ बढ़ा दी। सीमा आज खाने में अच्छा बनाने का सोच रही थी। आज जुमा है, नोमी की दुकान बंद होगी, मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना लेती हूँ। चिकन बिरयानी और रोस्ट बनाने के बाद उसने नुमान को फ़ोन किया था, नोमी आज खाना मेरी तरफ खा लो। जो हुक्म बेगम साहिबा आपका। दरवाज़ा खोल दें, वल्ला हाजिर है। क्या तू सच कह रहा है? अरे हाँ ना, अब इतनी गर्मी में मजाक करूँगा भला? हाँ मैं आई फिर तो। वो फ़ौरन से उठकर दरवाजे की तरफ आई। वो नोमी को देखकर हैरान हुई थी। आज मेरा ख्याल कैसे आ गया तुझे? तुम मेरे ख्यालों से निकलती ही कब हो? वो उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला। आज बड़ी तैयार श्यार हो, क्या बात है? बड़ी खुश लग रही हो। हाँ मैं खुश क्यों ना हूँ, मेरे बेटे को आज नौकरी मिल गई है ना, इसलिए आज मैं बहुत खुश। घर बैठ बैठ कर तंग आ गया बेचारा। उसकी उम्र ही क्या है काम करने की जो तुमने उसे काम लगवा दिया? अरे कुछ नहीं होता, घर पर भी तो मेरे साथ मदद करवा देता है ना। होटल पर ही काम मिला है बर्तन धोने का, कर लेगा तो 4 पैसे हाथ आ जाएंगे। मुझे और क्या चाहिए? बोलो। अंदर खड़ा उनकी बात सुन रहा और हैरान हो रहा था कि माँ मुझसे जान छुड़ाना चाहती है और मुझे काम पर लगा रही है, क्योंकि मैं घर में ही आने जाने वाले मर्द का ध्यान जो रखने लगा हूँ। मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं है, क्यों अपने घर में मर्दों को आने देती है, उनके लिए तैयार होती है, क्यों? उसने गुस्से से अपनी मुठियाँ भींच लीं। उसका जी चाहता हर मर्द का गिरबान पकड़ ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो अपनी माँ से डरता था। उसकी माँ को उसकी अपनी मामलात में दखल अंदाजी पसंद ना थी और वो उसका बंदोबस्त कर आई थी ताकि आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सके। खाना खाने के बाद नुमान को लिए हस्बे मामूल कमरे में चली गई थी। उसके बच्चे बाहर खेलने में मसरूफ़ थे। बिल्लू सब बच्चों को देखभाल कर रहा था। नुमान सीमा को घर लेकर जाने का सोच रहा था, मगर इतने बच्चे देखकर बात करने से रुक जाता। मुझे कुछ सोचना चाहिए, फिर बात करूँगा सीमा से। वो सोच में डूबा चाय पीने लगा। कैसी है तेरी बीवी? हो गई शादी उसके भाई की? हाँ ठीक ही होगी, मैं कहाँ जाता हूँ उसकी तरफ। फ़ोन पर भी राब्ता नहीं। शादी का कार्ड आया तो देख लूँगा क्या करना है। अपने बच्चे के लिए ही सही उसे फ़ोन कर लिया कर।
कर लूँगा, तुमसे तो मिल लूँ। सीमा को कितनी फिक्र है इस फारिया की, और एक वो है जो उसके खिलाफ मंसूबे बनाती रहती है। सीमा की फिक्र में दिखावे के लिए थी, और उसे फारिया या उसके बच्चे से भला क्या गर्ज। वो नुमान की तरफ मोहब्बत भरे अंदाज से देखने लगी। नुमान रात को काफ़ी देर से घर लौटा था। उसकी माँ उसका इंतजार करती रह गई थी। बेटा खाना खा लो, भूख लगी होगी। अम्मा खाना खा चुका हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो। अच्छा बेटा फ़ोन तो उठा लिया करो, कब से परेशान हो रही थी। वो मेरा फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं गया, दोस्तों के साथ था। अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, सुबह काम पर भी जाना होगा। आज जुम्मा था, अपने बाबा की कब्र पर ही हो आते। गया था माँ, फूल चढ़ाकर आया हूँ। फूलों की नहीं बेटा, तुम्हारी दुआ की ज़रूरत है, उनकी मगफरत के लिए दुआ मांग लिया करो। जी जी माँ। फारिया बेटी कैसी है, उसको भी मिलाते। गया था मैं, वो सो रही थी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत नींद आ रही है। वो खामोशी से बर्तन उठाने लगी। नुमान सीढ़ियों पर ही खड़ा उनको देखने लगा। अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि काम कर सकती। फारिया होती थी तो सारा किचन खुद देख लेती थी। अब अम्मी को मुश्किल हो रही होगी उसके बगैर। नुमान माँ को देखकर वापस पलटा। लाई अम्मी, मैं उठा लेता हूँ, आप जाकर आराम करें। जीते रहो बेटा, अब तो हिम्मत ख़त्म हो गई है मुझ में। अल्लाह भला करे, फारिया का किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, बहुत अच्छी बच्ची है। नुमान सोच रहा था सीमा को कुछ दिन ले आता हूँ, माँ की खिदमत भी कर लेगी और इस घर में रह लेगी तो खुश हो जाएगी। बच्चों को अपनी नानी के पास छोड़ दे कुछ दिन। वो खुशी से चहका था। अच्छा आइडिया है, कल बात करूँगा उससे। फारिया की मम्मी ने बताया कि नुमान आया था मगर फ़ौरन ही चला गया। क्या वो तुमसे मिलकर गया है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कि वो कब आए थे। तुम और शिजरत जब अंदर बैठी बातें कर रही थी। अच्छा मैं इनको फ़ोन कर लेती हूँ, कोई काम होगा इन्हें, इसलिए वापस चले गए होंगे। और फारिया कामों में इतना उलझी कि उसे फ़ोन करना तक याद ना रहा। रात को थक हार कर लेटी तो काफ़ी वक्त गुजर चुका था। अब तक तो सो चुके होंगे, कल से ही। नोमी का फ़ोन आ रहा था जब सीमा तैयार हो रही थी। आज उसकी मुलाकात शहर के एक बड़े कारोबारी आदमी से थी। उसने तलाक के बाद नोमी से निकाह करके लोगों की नज़रों में खुद को यही बताया था कि उसका शौहर है, मगर साथ ही साथ दूसरे मर्दों से रवाबत बढ़ाना और उनसे पैसे बटोरना भी उसका पसंदीदा मशगला था। नोमी अब उसे किसी चीज़ की कमी तो नहीं आने देता था, मगर वो फिर भी अपनी हरकतों से बास नहीं आ रही थी। दिन ब दिन कोई ना कोई उसके घर में आता रहता था। आज नोमी का फ़ोन आ रहा था मगर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुसलसल फ़ोन की घंटी से तंग आकर उसने फ़ोन कान से लगाया। क्या बात है नोमी? बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है तो तुम फिर फ़ोन कर लेना, अभी मैं मसरूफ़ हूँ। साथ ही खटाक से फ़ोन बंद कर दिया और अपने हुलिया का जायज़ा लेने लगी। उसने इस कदर मेकअप कर रखा था कि अपनी उम्र से कम नज़र आने लगी। हर दुकान पर जाकर चुपड़ी चुपड़ी बातें करना, साथ ही साथ ज्वेलरी मेकअप का सामान इकट्ठा करना और लाकर अपनी ड्रेसिंग को घंटों सजाते रहना उसका रोज़ का मामूल बन गया था। बच्चे उसके बड़ा बेटा संभालता था या कभी कभार अपनी बहन के घर रवाना कर देती। बहन भी सब में बराबर की शरीक थी और बच्चों के नाम पर अपना हिस्सा भी निकलवा लेती थी। दरवाजे पर बेल बजी तो तेज़ परफ्यूम का छिड़काव करते बाहर निकल गई। बाहर वही था जिसका इंतजार था। वो मोहल्ले वालों से खुद का चेहरा छुपाती दरवाजे बंद करके उसकी गाड़ी में जा बैठी थी। आज वो शहर के मशहूर होटल में एक नए आदमी और एक नए तोहफे के साथ बैठी खुशखबरियों में मसरूफ़ थी। वो चंद ही दिनों में नसीम से सीमा और सीमा से सैम बन गई थी। उसके लिबास में दिन ब दिन अपर क्लास लोगों की तरह होते जा रहे थे। आज उसके हाथ में नया और बड़ा मोबाइल था। वो इसमें अपनी सेल्फी बनाने लगी, कभी खाने की तो कभी खुद की तस्वीरों में मगन थी। मोहतरमा आप बस करें और हमें भी कंपनी देने, शहर से इतनी दूर आपके लिए आए हैं। जी जी, और सुनाइए। मसनई मुस्कुराहट सामने उछालती वो अपना फ़ोन पर्स में रखती उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। फारिया नुमान को फ़ोन कर रही थी। नुमान ने तंग आकर फ़ोन उठाया। कैसे हैं आप? कल आए थे और मुझसे मिलकर भी नहीं गए, क्यों, खैरियत थी? मैं अभी मसरूफ़ हूँ दुकान पर, तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा सुनिए, तो आज माज और शिजरत की मेहंदी है, आप और अम्मी ज़रूर आइएगा। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। देखना नहीं है, प्लीज़ ज़रूर आइएगा, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। सारे ख़ानदान वाले बातें करेंगे अगर आप ना आए तो। अच्छा अच्छा, अभी तो दुकान पर बहुत काम है, फ़ोन रखता हूँ। उसने साफ बेजारियत दिखाई। फिर से सीमा का नंबर मिलाने लगा मगर बन जा रहा था। नोमी बार बार सीमा को फ़ोन कर रहा था मगर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसने सीमा को कुछ दिनों के लिए अपने घर लाने का फ़ैसला कर लिया था। जब तक फारिया अपनी माँ के घर थी वो यहाँ आकर रह लेती, माँ की खिदमत भी कर लेती और इसी बहाने मेरा घर भी आकर देख लेगी। वो यही खुशखबरी सुनाना चाह रहा था मगर उसका नंबर ही बन जा रहा था। उसने मेहंदी पर जाने का सोचा और फिर फारिग होकर सीमा से बात कर लूँगा। फंक्शन पर पहुंचकर नुमान रस्मी सलाम दुआ के बाद आखिरी कोने की मेज़ पर जा बैठा। क्या बात है नुमान, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? फारिया उसको खामोश बैठे देख और इसी तरफ चली आई थी। वो फारिया के सवाल पर उसे बगौर देखने लगा। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? वो उसके यूँ देखने पर झींपी थी। देख रहा हूँ इतनी मासूमियत के पीछे कितनी कमीनगी छुपी है। उसे शिजरत और फारिया की कल वाली बातें याद आ गई। तो क्या मतलब है आपका? वो उसकी बात पर चौंकी। वही जो तुम शिजरत के साथ मिलकर मेरे और सीमा के खिलाफ कर रही हो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसके बच्चों को उसके सर पर ला बिठाने की ताकि तुम उसको मुझसे दूर कर सको? मैं उसके बच्चों से बेजार होकर तवज्जो तुम्हारी तरफ कर लूँ। फारिया आंखें फैलाए हैरान सी नोमी की बातें सुन रही थी। तुम क्या समझती हो तुम्हारी चालें मुझ पर कामयाब हो जाएंगी? नहीं फारिया बेगम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अब भी उसको चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। तुम और मंसूबे बनाओ मगर इस बिछाए जाल में तुम खुद ही फंस जाओगी। नहीं नुमान,
आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? वो तो बस शिजरत उसके साबका शौहर से उसके बच्चे ले आई ताकि वो किसी और को ना बेच दे। नुमान, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू छलके थे। अच्छा बस बस, अब ये ड्रामे यहाँ ना शुरू कर देना, सारे लोग देख रहे हैं। आपको कब से लोगों की फिक्र होने लगी? उसने अपने आंसू पोंछते उसे जताया था। जब से तुम मेरी बीवी बनी हो तब से मुझे भी लोगों की फिक्र होने लगी है, क्योंकि इज्जतदार तो सिर्फ तुम हो, बाकी सब लोग जाएं भाड़ में। उसने सीधा तंज किया था। अरे फारिया बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नाजिया बेगम फारिया के आंसू पहुँचता देख उसकी तरफ आई थी। कुछ नहीं अम्मी, वो आंख में कुछ चला गया था शायद। अच्छा, वो नुमान के सामने कोई बाज़गुज़िश नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई। मगर उनको कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा था। वो खामोश सी होकर रह गई। आखिर माँ थी, समझ गई थी ज़रूर कोई बात हुई है। आखिर तुम्हें शिजरत बुला रही है, आओ। जी अम्मी आती हूँ, आप चलिए। उसकी अम्मी के जाने के बाद वो भी वहाँ से उठ गई थी। नुमान ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम, ये शिजरत बीवी से तुम दूर ही रहा करो। मुझे एक आंख नहीं भाती, आपकी आंख को भाता ही कौन है सिवाय एक उस औरत के। वो अपना बाजू छुड़ाते हुए वहाँ से जा चुकी थी। नुमान उसके बदले लहजे पर सुलग कर रह गया था। फारिया उठकर वहाँ से आई तो उसकी मम्मी ब्राइडल रूम के रास्ते में ही खड़ी थी। रुको फारिया, मेरी बात सुनो। जी जी अम्मी। क्या कहा है नुमान ने तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी, वो बस मुझे सच सच बताओ क्या मसला है, मैं अभी इसके कान खींच कर आती हूँ। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ, वो बस यूं ही डांट रहे थे कि अपनी दवाई टाइम से क्यों नहीं लेती, और तो कोई बात नहीं। वो माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, वो अपने बेटे की खुशियों में बहुत खुश थी। अच्छा अम्मी, मैं शिजरत को देख लूँ, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं। सुबह नुमान दुकान पर जाते हुए पहले सीमा की तरफ चक्कर लगाते हुए गया था। दरवाज़ा बिल्लू ने खोला था। क्या बात है बिल्लू, आज तुम काम पर नहीं गए? उसको बालों से छेड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो अम्मा को आज कहीं जाना था, छोटे भाइयों के पास कोई नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। अच्छा कहाँ जाना था अम्मी ने? ये तो मुझे नहीं पता कर जाती। अच्छा अभी कहाँ हैं? वो किचन में झांकते हुए पूछने लगा। वो अंदर हैं जी। अच्छा। वो अंदर की तरफ मगर दरवाज़ा बंद था। सीमा खोलो, मैं आया हूँ नोमी। कुछ लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला था। अरे नोमी तू? वो उसे सुबह के वक्त देखकर हैरान हुई। ऐसे क्यों हैरान हो रही है? कौन सा पहली बार आया हूँ? अरे नहीं, आजा, कैसा है? वो मसरूफ़ अंदाज में उसका हाल पूछने लगी। ये सब क्या है सीमा? इतने सारे कपड़े बेड पर फैलाए क्यों बैठी हो? और लग भी काफ़ी महंगे रहे हैं, कहाँ से लिए तुमने? ये मेरे नहीं हैं, जहाँ काम करती थी उन्होंने दिए थे। उसने नुमान से साफ झूठ बोला। अच्छा लग तो बहुत नए रहे हैं। हाँ ना, बहुत अमीर लोग थे, नए खरीदते रहते हैं, पुराने ऐसे ही किसी को दे देते हैं। अच्छा चल छोड़ ये सारी बातें, तू बता कैसे आना हुआ, वो भी इतनी सुबह? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कुछ दिन के लिए मेरे घर चलकर रहो। क्या हो गया है? ऐसे कैसे चलकर रहूँ? तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी मुझे कभी नहीं रखेंगे। अरे बीवी तो गई हुई है अपने मैके, वहाँ शादी हो रही है, कुछ दिन तो लग ही जाएंगे, और अम्मी अकेली होती हैं, तुम उनकी खिदमत कर लेना। क्या मैं उनकी खिदमत कर लूँ? क्या वो मुझे कबूल कर लेंगी? वो उसकी बेतुकी बात पर हैरान हुई। तुम उनको ना बताना कि तुम उनकी बहू हो, पहले उनके दिल में जगह बना लो, फिर बाद में बता देंगे। कैसा? लो जी, ये नई मुसीबत है। वो दिल ही दिल में गुस्सा दबाकर रह गई। और मेरे बच्चे तू संभालेगा? अरे उनकी तो फिक्र मत कर, अपनी बहन के घर भेज दे या माँ के घर भेज दे, साथ कुछ रकम भेज देंगे, रख लेंगी। और तुम्हारी अम्मा को क्या कहूँगी? कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? कहना नुमान की दुकान पर आई थी, उसने आपकी निगहदाश्त के लिए बुलाया है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है, दुकान भी खोलनी है, फिर शाम को तैयार रहना, लेने आऊँगा। कुछ दिन की तैयारी कर लेना, वहीं रहेगी। वहीं कहाँ? मेरे घर में, तुम्हारी अम्मा के पास। अरे आ तो सही, फिर देख लेंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ओ हाँ, बिल्लू बता रहा था कि तूने कहीं जाना है, कहाँ जाना था? हाँ यूं ही, बस तबीयत कुछ ख़राब थी, डॉक्टर के पास जाना था। अच्छा क्या हुआ है तेरी तबीयत को? वो वापस पलटा। कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। एक बार फिर साफ झूठ बोला। अच्छा मैं ले चलता हूँ तुझे डॉक्टर के पास। अरे नहीं, तू दुकान पर जा, मैं चली जाऊँगी। अच्छा याद से चली जाना, लापरवाही अच्छी नहीं होती। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। सीमा ने उसके मुड़ने पर हाथ से दफा रहने का इशारा दिया। उसके जाने के बाद वो फौरन से उठी और आज की मुलाकात के लिए कपड़े देखने लगी। आज कुछ खास तैयारी का सोच रही थी। एक बार फिर से उसे बड़े मॉल से शॉपिंग जो करनी थी, किसी नई जेब को लूटना था। नोमी की वजह से सारा मूड ख़राब हो गया मेरा। अम्मा की खिदमत करो आकर। उसने नाक चढ़ाई। आया बड़ा मुझे मुलाजमा समझ के रखा है क्या? और वो महारानी देखो ज़रा, इतनी लंबी हो गई शादी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उसने बाकी कपड़े गुस्से से अलमारी में रख दिए। शाम को सीमा जल्दी घर वापस आ गई थी, क्योंकि आज उसने नुमान के साथ उसके घर जाना था। अपने और बच्चों की तैयारी भी करनी थी। बड़े चारों को नानी के हवाले कर दे और आखिरी को अपने साथ लिए वो उसकी तरफ जाने की तैयारी करने लगी। मेरा तो दिल है कि इस बुढ़िया का भी इंतज़ाम करके वापस लौटूँ। वो गहरी सोच में डूबी थी। क्या करना चाहिए मुझे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? चलो देखते हैं क्या हालात हैं घर के, फिर ही कोई फैसला कर सकूंगी। उसने अपने पुराने कपड़ों में से चंद जोड़े रखे, कुछ नए भी रख लिए ताकि अम्मा के सोने के बाद तैयार श्यार हो सके। फिर वक्त अपना हुलिया मासी वाला बनाया, बाल पीछे ऊंचे जूड़े में बांध लिए और नोमी का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में नुमान उसे लेने आ गया था। चलें? हाँ चलो।
और मोहतात रहना, ज़रा अम्मा को भनक भी ना पड़े कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। इतना डरते हो अपनी माँ से? नहीं डरता नहीं हूँ, बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर बता ही देंगे। अम्मा ये कुलसूम बीबी हैं, आपकी खिदमत के लिए इनको मैंने कुछ दिन के लिए मुकर्रर किया है, यही आपके पास रहेंगी जब तक फारिया वापस नहीं आ जाती। अच्छा बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं इसका काम समझा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उसने हाथ के इशारे से सलाम किया। हाँ तो क्या नाम बताया? उन्होंने ऊपर से नीचे तक उसका जायज़ा लिया। कुलसूम, सोमी कहते हैं मुझे। उसने एहतियातन अपना नाम बदल दिया ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा आओ, मैं तुम्हें किचन दिखा दूँ, खाना मैं खुद बनाया करूँगी, बाकी ऊपर के काम तुम देखोगी। सफाइयों के लिए दूसरी मुलाजमा सुबह की वक्त आती है। जी ठीक। आपका घर तो बहुत प्यारा और साफ़ सुथरा है जी। हाँ, मेरी बहू बहुत सुघड़ है, सारा दिन इन्हीं कामों में मसरूफ़ रहती है। उसे बहू के लिए मीठा अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। दूसरी तरफ मुंह किए नाक टेढ़ा करने लगी। जी जी, और क्या काम होगा मेरे लायक? कुछ नहीं, फ़िलहाल इतना ही, बाकी भी समझाती रहूँगी। तुम खाना लगाओ, नुमान दुकान से आया, भूख लगी होगी। वह हिदायत करते बाहर निकल गई। उसने फ़ौरन से रोटियाँ उतारी, सलाद बनाया और खाना मेज़ पर लगा दिया। एक खूबी थी सीमा में, काम वो जल्दी कर लेती थी और साफ़ भी। उसकी यही बात नुमान को और अम्मा को पसंद आई थी। किचन में बैठकर अपने बच्चे के साथ खाना खाने लगी। रात का खाना खाने के बाद उसने माँ के पाँव दबाए और किचन साफ़ करने के बाद खुद भी क्वार्टर में जाकर लेट गई। अम्मा के सोने के बाद वो बाकी घर का जायज़ा लेने के गर्ज से अंदर आई थी। नुमान का कमरा ऊपर था, इसलिए वो भी ऊपर ही आ गई। दरवाज़ा खुला था, नुमान उसे ही कॉल कर रहा था, मगर वो फ़ोन कमरे में ही भूल आई थी। वो अंदर दाखिल हुई तो फारिया का बेडरूम देखकर दंग रह गई। क्या शानदार बेड था, दीवार के साथ कद आदम आईना और पीछे ड्रेसिंग रूम बना हुआ था। ये तो बिल्कुल टीवी ड्रामों जैसा कमरा है, इतना शानदार। उसके दिल में लालच की घंटी की फिर से जलतरंग हुई थी। नोमी उसे वहीं मबहूत देखकर हंस रहा था। ऐसे क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, अब ये तुम्हारा ही घर है। वो उसे कंधे से पकड़कर बेड पर बिठाने लगा। मेरा कहाँ से है? ये तो तुम्हारी बीवी का है, वही मालिक है इस घर की, मेरी क्या औकात भला? उसने मुंह फेर लिया। अरे मेरी लाडो, इसको अपना ही समझो, जब तक वो नहीं आ जाती तू यहीं रहेगी मेरे पास। हैं? सच में? उसकी जगह पर मैं सो सकती हूँ? वो नरम गुदाज बिस्तर को हाथ में भरकर उसकी नरमी महसूस करने लगी। हाँ, मगर अम्मा के उठने से पहले तुम वापस चली जाना, ये ना हो कि घर से निकाल दें। हाँ हाँ, तुम फिक्र ही ना करो। छोटू सो गया? हाँ वो सो गया। अच्छा मैं गुसल खाना देख लूँ? हाँ देख ले। वो उसकी बेताबी पर मुस्कुराया। कितनी सीधी है, वो सोच के रह गया। हाय नोमी, कितना लशपश करा है तेरा गुसल खाना, नहाने वाला टब भी देख तो ज़रा फारिया बीबी की किस्मत। उसे फारिया की किस्मत पर रश्क आने लगा। आज बारात का फंक्शन था। फारिया बार बार नुमान को फ़ोन कर रही थी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तंग आकर उसने फ़ोन दीवार पर दे मारा। फारिया बेटा, नुमान को कुछ एहसास जिम्मेदारी है कि नहीं? इकलौता दामाद है इस घर का, बंदा झूठे मुँह ही कुछ काम पूछ लेता है। अब बेचारा मास क्या क्या देखे, वो होता तो देख लेता कुछ इंतजामात। फारिया ने मुंह परे करके आंसू साफ किए। अम्मी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैंने कितनी बार ट्राई किया है, मसरूफ़ होंगे। अब इतनी भी क्या मसरूफियत, शादी वाला घर है, पता होना चाहिए। वो गुस्से में थी। अम्मी को क्या बताती, वो तो इससे भी ज़्यादा सीधे मुंह बात नहीं करते। दुनियादारी के लिए ही सही नुमान ने अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहा था। आखिर अम्मा ने जोर भी तो बहुत लगाया कि चलो मेरे साथ, बहू के भाई की शादी है, उसकी खुशियों में शरीक होना है। अब अम्मा का कहा कौन टाल सकता था? दिल तो उसका यही था कि सीमा के पास घर ही रह लेता, अम्मा ही चली जाती, मगर वो ना मानी। उसे भी तैयार करवा ही लिया। वो लोग जब उनके घर पहुँचे तो बारात निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फारिया की सास ने आगे बढ़कर माज और फारिया को प्यार किया। फारिया भी साथ खड़ी थी, वो भी बेहद हसीन लग रही थी। नुमान के फारिया से लाख इख्लाफात सही, मगर वो कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती को तस्लीम ज़रूर करता था। अब भी उसकी नज़रें उसके चेहरे पर ही टिक गई थीं। ब्लैक लॉन्ग मैक्सी पहनकर बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। हाथों में नाजुक सी अंगूठियाँ गोरे मखमली हाथों की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रही थीं। वो नुमान को सलाम किए बिना आगे बढ़ गई। अपनी नाराज़गी जाहिर करना उसने अपना हक समझा था। वो अपनी अम्मी के साथ गाड़ी में बैठ गई। माज अपने दोस्तों के साथ था। नुमान को उसकी बेरुखी घायल कर रही थी। वो दिल में अपनी गुज़िश्ता रवैये पर निदामत महसूस कर रहा था। मुझे इतनी बातें नहीं सुनानी चाहिए थी फारिया को, इसमें उसका क्या कसूर, और मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है। वो खुद को सरजनिश कर रहा था। बारात हॉल में पहुंच चुकी थी। उन सब का भरपूर इस्तकबाल था। हमेशा की तरह लोगों की नज़रें आज भी फारिया पर ही जमी थीं। वो थी ही इतनी खूबसूरत मोम की गुड़िया। सबकी तारीफ़ें समेटती वो उदासी आगे बढ़ गई, मगर चाहने वाले कदर ना करें तो ये क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का। वो दिल में ही सोच कर रह गई। उसके कदम ब्राइडल रूम की जाने बढ़े थे। उसे शिजरत के दिखने की बेचैनी थी। शिजरत ब्राइडल रूम में फारिया का ही इंतजार कर रही थी। सहेलियों के झुरमट में छेड़छाड़ का सिलसिला जारी था। कमी थी तो सिर्फ फारिया की। लो वो भी आ गई तुम्हारी नंद साहिबा। फारिया नंद के नाम पर चौंकी। अरे तौबा करो भाई, हमें दोस्त से ही ठीक हैं। हम नंद बन गई तो तबाही हो जाती है, और हमें तबाही नहीं अपना सुकून अजीज़ है। फारिया ने नंद बनने से साफ इनकार कर दिया। वो शिजरत को मिलने के लिए बेताब थी। झुकते हुए गाल से गाल मिलाती उसको प्यार करने लगी। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, सेम टू यू फरी। माशाल्लाह, आज तो नुमान पर बिजलियाँ गिराने के इरादे हैं।
गिर ही ना जाएं इस पर बिजलियां। सब दोस्तें हंसी थी। क्यों फारिया, क्या कमी है तुम में? अरे छोड़ो यार, क्या बातें लेकर बैठ गए हम लोग भी। उसने फौरन से बात बदल दी। वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उस पर तरस खाए या नुमान को बुरा भला कहे। उसने बात वहीं ख़त्म कर दी। सीमा को आज नुमान की अम्मा ने वापस भेज दिया था। एक दिन की मुलाजमा को घर में अकेले कैसे छोड़ देती। उस पर अभी एतबार भी कायम नहीं हुआ था। सीमा को दिल ही दिल में नुमान पर भी काफ़ी गुस्सा आया था। अम्मी ठीक कह रही हैं, समझो ना यार। ऐसा करो तुम आज अपने बच्चों से ही मिलाओ, वो भी उदास हुए होंगे तुमसे। नोमी ने सीमा को समझाना चाहा। बड़ा मतलब भी है तू नोमी। क्या मतलब ही हूँ, देख यहाँ मैं तुझे तेरी खुशी के लिए ही लाया हूँ। थोड़ा सब्र से काम ले, देखें जल्दी ही वापस आ जाएंगी। ना सिर्फ वापस आएगी, तेरी हैसियत भी बदल दूंगा। फिर तुझे छुप कर भी नहीं रहना पड़ेगा। चल ठीक है, मान लेती हूँ तेरी बात, मगर याद रखना कुछ ही वक्त है अब तेरे पास और सब्र नहीं होता मुझसे। चलती हूँ अब। उसका जी नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने को। रात को कितनी पुरसुकून नींद आई थी नरम गुदाज बिस्तर पर। हाय, कब ये घर ये कमरा मेरा होगा। उस दिन का बेसब्री से इंतजार है मुझे जब ये घर मेरे नाम करेगा नुमान। फिर देखूंगी मालकन बनने का स्वाद कैसा आता है। फिलहाल तो ख्वाब ही रहेगा। वो गहरी सोच में मस्त जा रही थी जब वो एक गाड़ी से टकरा गई। बीबी ध्यान से, आप ठीक हैं? सीमा ने मुड़कर देखा। एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी से एक नौजवान बाहर निकलकर उसकी मदद करना चाह रहा था। वो उसे बगौर देखने लगी। आपको लगी तो नहीं? वो झिझक रहा था। उसकी नज़रों से वो उठी और लंगड़ाते हुए चलने लगी। आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। नहीं, आप मेरी वजह से गिरी हैं, आइए प्लीज़। वो दूसरी बार ऑफर देने पर आराम से बैठ गई। नया शिकार उसके हाथ लगा था। उसने शुक्र अदा किया कि इस वक्त मासी के रूप में नहीं थी। हुलिया साफ था और खुद भी मेकअप किए बच्चों को लेने जा रही थी, मगर नौजवान जल्दी में था। उसको कुछ खास घास नहीं डाल सका था, इसलिए वो उसे दरवाजे तक छोड़कर फौरन वापस हो गया। सीमा गाड़ी को अफसोस भरी निगाह से देखती रह गई। रुखसती के बाद भी फारिया शिजरत के साथ ही बैठकर आई थी और उसने नुमान को कोई लिफ्ट नहीं कराई। वापसी पर नुमान का मूड शदीद ऑफ हो गया था। तमाम ज़रूरी रसूमात के बाद फारिया ऊपर अपना ड्रेस चेंज करने गई थी। उसकी तबीयत भी ऐसी थी कि काफ़ी थक गई थी। अब वो आराम करना चाहती थी। कमरे की लाइट ऑन थी। फारिया हैरान हुई कि इस वक्त मेरे कमरे में कौन है। उसने आगे बढ़कर देखा तो बेड पर नुमान अपने पाँव फैलाए बैठा था। आप यहाँ, आप वापस नहीं गए? वो लापरवाही से पूछते हुए आगे बढ़ गई, मगर नुमान ने उसको बाजू से पकड़कर रोक लिया। क्या समझती हो तुम खुद को? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। सुबह से तुम्हारा रवैया देख रहा हूँ। क्यों तुम मुझे अपनी अकड़ दिखा रही हो? उसने फारिया का बाजू जोर से भींचा। फारिया ने अपने दूसरे हाथ की मदद से अपना बाजू छुड़ाना चाहा। क्या कहा? मैं अकड़ दिखा रही हूँ? और जो आपका रवैया है, क्या ये दुरुस्त है? कल क्या मुझे कम बातें सुनाई हैं जो मैं आपके साथ दुरुस्त रवैया रखती? आप इसी रवैये के मुस्तहिक हैं। वो नुमान की आंखों में आंखें डालकर बोली, और तुम भी मेरे इसी रवैये के मुस्तहिक हो। बहुत अकड़ है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर, अपने ख़ानदानी होने पर। तुम्हारी अकड़ मैं जल्द ही निकाल दूंगा। इस बच्चे को बस तुम दुनिया में आ लेने दो, देखना तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। वो गुस्से में वापस लौट गया। फारिया वहीं दमसादे खड़ी थी। नुमान सिर्फ अजियत का दूसरा नाम है। उसने बेदर्दी से अपनी ज्वेलरी उतारकर ड्रेसिंग पर फेंकी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था नुमान पर। वो भी अपनी नाराज़गी दिखा रही थी और नुमान भी अपना रवैया नहीं बदल रहा था। दूरियां ख़त्म होने के बजाय बढ़ने लगी थी। फारिया अजियत से दो चार थी। उसकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। शदीद जहनी दबाव उसके जहन को मफलूज कर रहा था। नुमान का ये रवैया वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। नाजिया बेगम ये बात अच्छी तरह नोट कर रही थी। उन्होंने नुमान की अम्मी से बात करने का फ़ैसला किया। उन्होंने नुमान की अम्मी को बताया था कि काफ़ी दिन हो गए ना नुमान मिलने आया है, ना उसका कोई फ़ोन आया है। क्या बात है? नुमान की अम्मी ये बात सुनकर परेशान हुई थी। वो तो यही समझती थी कि उसकी और फारिया की बात हो जाती है और वो मिल भी आता है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि नुमान की मसरूफियत अब घर में ही मौजूद थी। जिसे मिलने की ज़रूरत थी उसे वो मिल लेता था। शाम को नुमान दुकान से घर आया तो उसकी अम्मी ने उसकी खूब बेइज्जती की थी। कितने दिन हो गए फारिया को गए हुए और तुम उसको लेने भी नहीं गए, ना ही उसको मिलने जाते हो। कोई राब्ता भी नहीं तुम्हारा उसके साथ। क्या बात है? जैसे गई थी अपनी मर्जी से आ जाएगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसको लेने जाने की। क्यों ज़रूरत नहीं है तुम्हें? तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। ऐसा रवैया तुम क्यों रख रहे हो? सुबह तुम जा रहे हो उसको लेने, समझे तुम? उन्होंने हुक्म जारी किया था। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दें, मैं फ़िलहाल थोड़ा मसरूफ़ हूँ। कुछ काम निपटा कर आता हूँ। वो उठकर बाहर चला गया। सीमा किचन में खड़ी सारी बातें सुन रही थी। नोमी की माँ के सोने के बाद वो खुद उसके कमरे में आ गई थी इससे बात करने कि वो उसे इस घर से मत भेजे और अब वो नुमान के साथ ही रहना चाहेगी। फारिया के आने के बाद भी वो यहीं रहेगी उसकी बीवी की हैसियत से। नुमान खुद भी कश्मकश में था कि क्या करे। फारिया को अगर ले भी आए तो वो सीमा को कैसे निकाल दे? फैसला मुश्किल था। फारिया की सास का फ़ोन आया था कि वो उसे लेने आ रही है। तैयार रहे, मगर उन्होंने नुमान को इस बात से बेखबर ही रखा था। वो ये सोच रही थी कि अगर वो फारिया को लेने जाती हैं तो नुमान उसके घर आने के बाद खुद ब खुद फारिया के करीब हो जाएगा। उन्होंने नुमान को ये बताया था कि वो अपनी पुरानी सहेली के अयादत के लिए जा रही हैं। वापसी पर देर हो जाएगी, सहेली का बेटा वापस छोड़ देगा। नुमान भी उनके जाने के बाद रिलैक्स हो गया था।
उनके जाने के बाद सीमा भी उसके कमरे में ही आ गई थी। उसे आरामदेह बिस्तर की आदत हो गई थी। नुमान की माँ कौन सा क्वार्टर में जाती थी जो उसे देख लेती, या वो ऊपर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थी। वो उनकी दवा और पानी भी रखकर तमाम कामों से अपनी जान छुड़ा आती थी। वो रात के वक्त तैयार होकर उसके कमरे में मौजूद होती थी और अब भी वो ख्वाबो ख्याल के मज़े में मस्त नींद में सो रही थी, बेफिक्र होकर। फारिया वापस आने के बाद अपना सामान साइड पर रखती, अम्मी को गुड नाइट कहती ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो अपनी अना को ख़त्म करके नुमान की तरफ दोबारा बढ़ने आई थी। दरवाज़ा खोलने पर सामने का मंजर देखकर दंग रह गई। नुमान भी उनके जाने के बाद रिलैक्स हो गया था। उनके जाने के बाद सीमा भी उसके कमरे में ही आ गई थी। उसे आरामदेह बिस्तर की आदत हो गई थी। नुमान की माँ कौन सा क्वार्टर में थी जो उसे देख लेती, या वो ऊपर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थीं। दरवाज़ा खोलने पर सामने का मंजर देखकर दंग रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। सामने का मंजर उसे दहला गया था। नुमान के बाजू पर सर रखे सीमा उसके पहलू में लेटी थी। वो दोनों ही दरवाज़ा खुलने पर फारिया को सामने देखकर चौंके थे। सीमा फौरन से अपना हुलिया दुरुस्त करती बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। फारिया तुम? नुमान भी सीधा होकर बैठ गया था। हाँ मैं। तो इसीलिए तुम्हें मेरी याद नहीं आई कि यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में गुलछड़े जो उड़ाए जा रहे हैं। वो डूबते दिल के साथ सीमा की तरफ बढ़ते हुए आई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर तक आने की? उसका हाथ सीमा के गाल पर जोरदार तमाचे की सूरत में जब्त हुआ था। सीमा इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अपना गाल पकड़े नोमी की तरफ बेयकीनी से देख रही थी। नोमी सब देखकर चुप नहीं रह सका। फारिया ये क्या तरीका है बात करने का? वो चिल्लाया था। तुम खामोश रहो घटिया आदमी। अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? मुझसे मोहब्बत के झूठे बोल बोलकर तुमने मेरी तौहीन की है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत मान था ना मुझे तुम पे, मगर तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारे लिए इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी और तुमने मुझे ये सिला दिया। मेरे पीछे तुमने इस घटिया औरत को ला बिठाया। और सीमा बीबी तुम निकलो अभी के अभी। वो इसे बालों से पकड़े घसीटती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। वो खुद भी गुस्से में हाँप रही थी। नुमान सारी कार्रवाई देख के आगे बढ़ा। छोड़ो फारिया। वो फारिया को रोक रहा था। नहीं छोड़ूंगी। सीमा को इतने बड़े हंगामे की उम्मीद नहीं थी, ना ही वो तैयार थी। वो तो मस्त रही इतने दिन, अचानक अवतार पर एकदम घबरा गई थी। अब अपना आप बचाने के लिए नुमान की तरफ मुड़कर देख रही थी। तुम अपने बुरे दिन गिनना शुरू करो। फारिया ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। इतना शोर सुनकर फारिया की सांस बाहर आ गई। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, उनकी नज़र ज़मीन पर गिरी कुलसुम उर्फ सोमी पर पड़ी। नाइट ड्रेस में बेहयाई के सारे पहलू आम करते वो उनके सामने थी। कुछ ही पल लगे थे इन्हें सारा मामला समझने में। वो नुमान की तरफ बढ़ी थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ये सब क्या है नुमान? मेरी ऐसी तरबियत कि तुम एक काम वाली के साथ। उन्होंने शर्म से अपनी ज़ुबान गिंग कर ली। अब वो कुलसुम की तरफ बढ़ी थी। कौन हो तुम बेहया औरत? मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे बेटे के साथ। शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी आंखों में धूल झोंकते हुए उन्होंने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। सीमा की अब बस हो चुकी थी। वो नुमान की खामोशी और उनकी अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथ देखकर खामोश नहीं रह सकी थी। बस अब और नहीं। उसने वार्निंग के अंदाज में अपनी उंगली दिखाई। अपनी गालियां और अपने थप्पड़ बंद करें। अब और नहीं सहूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे जुबान दराजी करो। होती कौन हो तुम? वो उसका अंदाज देखकर सुलग गई। बीवी हूँ मैं नोमी की, निकाह किया हुआ है। वो भड़क उठी थी। उनका मुंह हैरत से खुला था। वो वहीं सोफे पर लुढ़क गईं। वे यकीनी से इस औरत को और फिर नुमान को देख रही थीं। फारिया की आंखों से अपनी बेकदरी पर आंसू बह रहे थे। कितना कुछ किया था उसने खुद का घर बचाने के लिए। कितनी अजियत सही थी, बदले में उसको क्या मिला? उसके कमरे तक ले आया। वो बेयकीन थी। काश मैं ये सब देखने से पहले मर जाती। वो ज़मीन पर लुढ़क गई। नुमान ने उसे आगे बढ़कर थाम लिया। कुछ देर में उसका बीपी नॉर्मल करने में कामयाब हो गया था। सीमा अपने क्वार्टर में जाने के बजाय सोफे पर वहीं बैठ गई थी। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी नोमी। ये मेरा भी घर है। एक ना एक दिन हकीकत खुलनी ही थी। अच्छा हुआ आज ही खुल गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें सब बताने की? मामला मजीद बिगड़ गया। अब कल फारिया के घर वाले आकर मेरे सर पर बैठ जाएंगे तो क्या करूँगा मैं? क्या करोगे? मेरे साथ तुम खड़े रहोगे? मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। वो डट गई थी। फारिया के घर वाले आए थे नुमान से बात करने। या तो फारिया को रखे या सीमा को तलाक दे। तो फारिया बेटा तुम क्या चाहती हो? उसकी अम्मी ने उसको पूछा था। नुमान पहले अपने किए का अजाला करे, उसको तलाक देकर, फारिया बोली थी। नुमान उसका मुतालबा सुनकर दंग रह गया था। मैं सीमा को तलाक नहीं दूंगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो मैं सीमा को तलाक दूं। गुनाह नहीं किया मगर ज्यादती ज़रूर किया हमारी बच्ची के साथ, और उसका असाला तुम्हें हर सूरत करना है। नाजिया बेगम गुस्से में थी। उसकी कोई और राह भी निकाली जा सकती है। नुमान ने मास को समझाना चाहा। तुम क्या राह निकालोगे? तुम्हें तो बस रुकावटें खड़ी करनी आती हैं। मास ने गहरा तंज किया। फारिया इस घर में मेरे साथ रह सकती है। मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर नहीं रहना चाहती तो ये भी उसकी अपनी मर्जी है। मैं इसके तमाम फ़राइज़ और जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार हूं, मगर उसके साथ साथ मैं सीमा को भी इसी घर में रखूंगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। फारिया की आंखों में उसका फैसला सुनकर नमी उतर आई थी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं अपने बच्चे की खातिर इस औरत को बर्दाश्त कर लूँगी। नुमान उसका फैसला सुनकर जा चुका था। वो मज़ीद बहस नहीं करना चाहता था। फारिया ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी मैं ठीक कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इस दुनिया में आने के बाद मुझसे सवाल करे कि मेरा बाप कौन था। क्या जवाब दूंगी? फारिया तुम जानती हो बहुत कड़वा घूंट पी रही हूँ।
अम्मी अपने बच्चे की खातिर आंखों में नमी लिए माँ को देख रही थी। जीती रहो मेरी बच्ची। उसकी सास ने उसे कंधे से लगाकर प्यार किया था। जानती हो कुछ तकलीफें अजियत नहीं होती, मगर फिर भी उन पर सब्र कर लेना चाहिए और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है मेरे बच्चे। देखना अल्लाह तुम्हारे लिए इस सब्र का कैसा फल तैयार कर रहा है। तुम्हारे ससुर जिंदा होते तो वो इस घर में कभी दाखिल नहीं हो सकती थी। मैं भी अब मजबूर हो गई हूँ। नोमी खुद सर हो गया है, कहाँ सुनता है अब मेरी। वो आह भरकर रह गई थी। मैंने खाना बनाया, आकर खा लें। सीमा ड्राइंग रूम में खाने का कहने आई थी। कोई ज़रूरत नहीं है इतना एहतमाम करने की। हम यहाँ कोई से नहीं आए जो तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे। नाजिया बेगम ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। मर्जी आपकी। वो नाक चढ़ाकर निकल गई। भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। फारिया मोहतात रहना बेटा। इस जैसी औरतें हसद के मारे कुछ भी खिला देती हैं और खुदा ना खासा तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं तो कहती हूँ मेरे साथ घर वापस चलो। जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मेरी तरफ ही रह लो। वो सास की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। बेटा तुम्हारी मर्जी है अम्मी, मैं यहीं मोहतात रहूँगी। वापस गई तो फिर वही अजियत, नुमान की बेरुखी ऐसे ही रहेगी। मैं यहीं ठीक हूँ, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। शिजरत इंतज़ार करी होगी। खुदा हाफिज़। उनके जाने के बाद फारिया की सास किचन में सीमा की खूब बेइज्जती करने आई थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें खाना पकाने की? मैंने तुम्हें पहले भी खबरदार किया था खाना मैं खुद बनाऊंगी और आइंदा मेरे किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। निकलो यहाँ से और ये ले जाओ अपना खाना खुद खाओ। मैं बना लूँगी। शौक़ से बनाओ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी और इस लाडली की खिदमत करने का। नुमान के जाने के बाद सीमा अपनी सास से ऊपर दूसरे कमरे की चाबी मांगने आई थी। वो नुमान की माँ की तरफ हाथ फैलाए सवालिया नज़रों से देखने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है घर में आने की, क्वार्टर में रहो तुम। कल से अपना चूल्हा भी अलहदा रखना, समझी? क्यों अलहदा करूँ? शौहर है मेरा और मेरा भी पूरा हक है इस घर पर। हक तो अपनी कमाई पर होता है और ये नुमान की नहीं, मेरे शौहर की कमाई का घर है। क्या ये कम है कि मैंने तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी है? तुम क्वार्टर में रहने के काबिल हो। अब जाओ यहाँ से। नहीं, मैं ऊपर ही रहूँगी नुमान के साथ, वरना मैं कुछ और सोचूं। क्या सोचोगी तुम? अब क्या करने के इरादे हैं तुम्हारे? वरना ये घर मेरे नाम कर दें। कमरा नहीं तो पूरा घर ही सही। ये नामुमकिन है। तुम्हें तो फूटी कोड़ी भी ना दूं, लालची औरत। अच्छा तो फिर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सोचने अम्मी जी वही बेबाक निडर अंदाज जो ससुर के सामने लिए खड़ी थी। देखती हूँ और क्या कर लोगी तुम। तुमसे डरती नहीं हूँ मैं, और ये मेरा घर है, समझी तुम। इंतज़ार कीजिए मेरे मंजर पर आने का। चलती हूँ। वो दुपट्टे का पल्लू लहराते बाहर निकल गई। वो उसके अंदाज पर सुलग कर रह गई थी। कब आएगी तुम लोगों की माँ? मेरे सरहाने छोड़कर खुद अपनी अयाशियाँ ही उसकी ख़त्म नहीं होती। मैं बता रही हूँ अम्मा, अगर सीमा अपने बच्चे लेकर ना गई तो मैं खुद उसके घर जाकर छोड़ाऊंगी। क्या तमाशा लगा रखा है, रोज़ का सुकून बर्बाद कर दिया है हमारा। अपने बच्चे संभलते नहीं और इसके भी संभालने बैठ जाओ। ये सीमा की भाभी थी जो इंतहाई गुस्से में थी। रोज़ रोज़ उसके बच्चों को संभालना इंतहाई मुश्किल काम था और बच्चे थे भी बहुत शरारती। मजाल है जो चंद घड़ी सुकून के नसीब हों। बच्चे अब कोई भी नहीं रख रहा, ना बहन ना ही माँ। सीमा अपने बच्चों को क्वार्टर में ले आई थी। फिलहाल उसको यही मुनासिब लगा। किराए से तो जान छूटेगी मेरी। नुमान को दिखाने के लिए वो खामोशी से क्वार्टर में रहने लगी थी, मगर उसके जाने के बाद वो सास के सामने आती। मुतालबा अब भी जारी था, मगर हर रोज़ ही उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। उसने बहुत घटिया चाल चलने का सोचा। ये सास का कुछ करना ही पड़ेगा, तभी इस घर में जगह बना सकती हूँ। सास के उठने से पहले ही वो किचन में चली गई थी। वहाँ उसने तेल से भरी बोतल उलट दी। वो जानती थी कि सुबह नाश्ता बनाने के लिए वही उठेंगी। अपना काम करके खुद क्वार्टर में जाकर इंतज़ार करने लगी और ऐसा ही हुआ था। और किचन में नाश्ता बनाने के लिए आईं और उनका पाँव स्लिप हो गया था। नुमान इस वक्त दुकान के लिए तैयार हो रहा था। वो तैयार होकर नीचे उतरने लगा था कि उसे माँ की चीख की आवाज़ सुनाई दी। फारिया भी इस वक्त नीचे ही थी। वो उनका कमरा दुरुस्त कर रही थी। चीख की आवाज़ सुनकर वो भी बाहर दौड़ी चली आई। इन्हें गिरे देख नुमान ने इन्हें उठाया। वो अस्पताल के लिए भागा था। माँ बेहोश हो चुकी थी। फारिया उनकी सेहत और लंबी ज़िंदगी के लिए दुआगो थी। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हो गया। वहाँ तेल कैसे गिरा था। रात को वो खुद किचन साफ़ करके लाइट्स वगैरह ऑफ करके बाहर निकली थी। फिर ये तेल की बोतल कैसे गिर गई? उसके लबों से माँ के लिए दुआएं निकल रही थीं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो मेरे लिए इस घर में एक मजबूत आसरा है। इलाही करम कर दे। वो दुआ के लिए हाथ उठाए दुआ मांग रही थी। नुमान उसकी बेचैनी और गिड़गिड़ाहट देख रहा था। उसी पल डॉक्टर ने आकर बताया कि कमर के बल गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और वो अब सारी ज़िंदगी उठ नहीं सकेंगी। नुमान की ज़ुबान गेंग हो गई थी। फारिया खुद बेयकीन थी। सीमा ने नुमान को गाड़ी बाहर निकालते देख लिया था। वो नुमान की तरफ भागी चली आई। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ माँ किचन में गिरी हैं, बेहोश हैं। तुम दुआ करना होश में आ जाएं। क्या? ये कैसे हुआ? हम अभी जल्दी में हैं, पीछे हटो, बाद में तुम्हें फ़ोन करता हूँ। वो कहकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सीमा घर बैठी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कोई खबर आए, मगर कोई फ़ोन नहीं आ रहा था। उसने खुद ही नुमान को फ़ोन किया और खैरियत दरियाफ्त की। कैसी तबीयत है अब अम्मी जान की? बात मीठे अंदाज में उसने खैरियत दरियाफ्त की। अम्मी की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि वो अब चल फिर नहीं सकेंगी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ नुमान, मगर मैं दिल में उसकी
मुराद पूरी हो गई थी। फारिया की सास कुछ दिन के बाद घर आ गई थी। फारिया उनकी खिदमत में किसी किस्म की कमी नहीं कर रही थी, जबकि सीमा क्वार्टर से आने के बाद आराम से सोफे पर पाँव जमाकर बैठ जाती और उनके सामने ढीठ बनी उनके सब्र का पैमाना लबरेज करती रहती। नुमान की माँ को उसके अंदाज एक आंख नहीं भाते थे, मगर वो फिर भी खामोशी से लेटी रहती। फारिया भी उसको मुंह नहीं लगाती थी। जब भी वो आती, फारिया उठकर चली जाती और अपने कामों में मसरूफ हो जाती। एक दिन सीमा अपनी सास से लड़ने आई थी। क्वार्टर में रहते रहते वो तंग आ गई थी। अब वो घर के अंदर आना चाह रही थी। उसने एक बार फिर सास से ऊपर वाले कमरे की चाबी का मुतालबा किया था, मगर इन्हें भी अपने घर का सुकून अजीज था, इसलिए वो उसे चाबी भी नहीं दे रही थी। पहले तो मैंने जो किया इससे आपकी जान बच गई, मगर अब की बार मैं आपकी जान ले भी सकती हूँ। वो उनके ऊपर झुकी धमकियाँ लगा रही थी। जब फारिया उनके लिए सूप लेकर आई तो उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। क्या कहा तुमने? अम्मी को तुमने इस हाल में पहुँचाया? फारिया उसको एक हादसा समझ रही थी, मगर वो हादसा नहीं, उसकी चाल थी। तुम जैसी औरतें लालच में आकर कुछ भी कर सकती हो। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाने लगी। आराम से फारिया मैडम, ये ना हो मैं इसी लालच में तुम्हें भी निशाना बना दूं। तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हारी असलियत तो मैं नुमान के सामने लाकर ही रहूंगी। सीमा बेगम, मेरी असलियत लाओगी? अपने आप को तो पहले बचा ले। वो तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, तो बेशक ना देखे। ना ही अब मुझे ये चाह है कि वो मुझे देखे, मगर मुझे अपनी तमाम कश्तियाँ भी जलानी पड़ी ना, इस घर को टूटने से बचाने के लिए तो मैं जला दूंगी। तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अपने घर को भी बर्बाद कर दे और दूसरों को भी। निकलो अब यहाँ से। वो हकारत से उसे देखने लगी। तुझे तो मैं देख लूँगी फारिया। वो गुस्से में लुढ़कती हुई बाहर निकल गई। शाम को नुमान घर आया तो फारिया ने उसे बताया कि माँ को सीमा ने गिराया है। नुमान फारिया को देख कर रह गया। तुम अपनी दुश्मनी में इतना गिर सकती हो कि इस पर इल्ज़ाम लगा दो। वो तो घर के अंदर आती भी नहीं है और ना ही कभी किचन में गई है। किचन तो रात को तुम ही साफ करके निकलती हो ना। फारिया बेयकीन थी। नुमान, ये आप कह रहे हैं? क्या आपको मुझ पर ज़रा सा भी यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं अम्मी को गिरा सकती हूँ? मैं ऐसा क्यों चाहूँगी भला? और जिस पर तुम इल्ज़ाम लगा रही हो वो भी ऐसा कभी नहीं चाहेगी। मैं जानता हूँ, मैं इसको अच्छी तरह। इतने अंधे हो गए हैं आप उसकी मोहब्बत में, आपको अपनी सगी माँ पर भी तरस नहीं आ रहा। उनकी हालत आपके सामने है, तो मैं फिर किस खेत की मूली हूँ? मुझे भी आप कुछ नहीं समझते। मैंने उनके साथ कुछ बुरा करना होता तो उनकी इतनी देखभाल ना कर रही होती, जान छुड़ा लेती आपकी तरह। वो कहकर वहाँ से उठकर चली गई थी। नुमान से सर टकराने का कोई फ़ायदा नहीं था। सीमा नुमान के आने पर सर बांधकर बैठ गई थी और अपने मुंह पर लिपस्टिक से मार के निशान भी लगा लिए थे। नुमान उसकी हालत देखकर चौंका था। ये सब क्या है सीमा? नुमान, मैं अंदर गई थी, फारिया से कहा कि ऊपर वाले कमरे की चाबी दे दो। बाहर क्वार्टर में बहुत गर्मी है, मैं कुछ दिन तक ऊपर कमरे में रह लेती हूँ, मगर उसने मुझे इतना मारा कि मेरा ये हाल बना दिया। वो दर्द से कराहने का ड्रामा करने लगी। क्या? फारिया दिन ब दिन खुदसर और मुँहज़ोर होती जा रही है। क्या करूँ मैं इस औरत की दिमागी तवाज़ुन का? नुमान, वो तो मुझे धमकियाँ दे रही थी कि मैं तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगी और तुम्हें इस घर से भी निकाल दूंगी। नुमान, मैं कहाँ जाऊँगी अपने 5 बच्चों को लेकर? मेरा तो तुम ही एक वाहिद आसरा हो। तुम ही कुछ करो, मेरे नाम कोई घर कर दो, ताकि कल को ये मुझे निकाले तो मैं वहाँ तो चली जाऊँगी ना। कहीं सर छुपाने को ठिकाना तो होगा मेरे पास। नुमान गहरी सोच में डूब गया। करता हूँ कुछ। सीमा अपनी एक और कामयाबी पर खुश थी। झूठे टसवे बहाने उसे खूब आते थे। आज वो बच्चों को क्वार्टर में छोड़कर बाहर घूमने फिरने गई थी। जब से वो इस घर में आई थी वो कहीं जा ही नहीं सकी थी। वो बड़े मॉल में किसी नए शिकार को फांसने के लिए गई थी। किसी चीज़ की कमी ना होते हुए भी ऐसी हरकतें करना अब उसकी आदत बन गई थी। आज भी वो किसी खूबसूरत आदमी के साथ थी। अपने मफाद के लिए उसकी खूबसूरती के गुण गा रही थी। नाजिया बेगम और शिजरत फारिया से मिलने आई थी। चाय पीने के बाद फारिया ने सास से इजाज़त तलब की कि वो मार्केट जाना चाहती है। शिजरत के साथ अपने बच्चे की शॉपिंग कर आए। उसकी सास ने इजाज़त दे दी थी। जाओ बेटा। वो अपनी अम्मी को हिदायत करते गई थी। ओके अम्मी, आप इनका ख्याल रखिएगा, हम लोग कुछ ही देर में लौट आएंगे। जाओ बेटा, ध्यान से, मैं आपा के पास ही हूँ। जल्दी आ जाना शाम से पहले। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज़। मार्केट पहुंचकर उन्होंने ढेर सारी शॉपिंग की। अब थक हार कर वो कुछ खाने पीने का सोच रही थी। वहीं मॉल के करीब एक कैफ़े में बैठ गई। फारिया ऑर्डर करने लगी और शिजरत यहाँ वहाँ कैफ़े का जायज़ा लेने लगी। तभी उसकी नज़र सीमा पर पड़ी थी। उसने फारिया को हाथ के इशारे से अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उसकी नज़रों के ताक़ुब में फारिया ने निगाह दौड़ाई तो सामने बैठी सीमा और उसके साथ बैठे आदमी को देखकर हैरान हुई। अरे ये किसके साथ है? वही तो मैं देख रही हूँ, अल्लाह जाने कौन है। कैमरा ऑन करो ज़रा, उसने शिजरत को बोला था। जूम करके लो पिक्चर और मेरे नंबर पर भेज दो। उसका तो अब पक्का बंदोबस्त करने का सोच रही मैं। फारिया ने पुख्ता अज़म किया था। बहुत अच्छे। शिजरत उसके इरादे पर खुश हुई। फारिया आज बहुत खुश थी। उसके हाथ पहला सबूत जो लगा था। उसने नुमान के लिए आज स्पेशल सा डिनर रेडी किया और खुद भी तैयार होकर नए कपड़े पहन लिए, शायद कि नुमान का मूड खुशगवार हो जाए। वो आज उसकी तैयारियां देख रहा था। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए उसकी खुशी के बारे में पूछने लगा। हाँ, मैं अपने बेबी की शॉपिंग जो करके आई हूँ। अच्छा लाओ, मुझे भी दिखाओ। वो मुतजस्सिस हुआ। वो शॉपिंग के ढेर उसके सामने रखने लगी। शॉपिंग देखकर नुमान का दिल नरम पड़ने लगा था। अपने बच्चे की इस दुनिया में आने की खुशी वो आज पहली बार महसूस कर सका था। और कितना टाइम बाकी है फारिया? उसने इश्तियाक से पूछा। कुछ दिन और बस। अच्छा, उसकी आंखों में अनजानी चमक दिखाई दी थी।
फारिया ने दिल में दुआ की, अल्लाह नुमान के दिल में भी रहम डाल दे, और वो अपनी दुआ की कबूलियत का यकीन भी रखती थी। नुमान का मूड अच्छा देखकर उसने नुमान से बात करने का सोचा। नुमान, आपसे एक बात करूं? बुरा मत मनाइएगा। हाँ करो, वो कपड़े तय करते हुए बोला। मैंने आज सीमा को किसी अनजान आदमी के साथ कैफ़े में बैठे देखा। वो उसकी बात सुनकर चौंका था। फारिया, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। उसने अपना मोबाइल ऑन करके उसके आगे कर दिया। नुमान सीमा को किसी और के साथ देखकर शशदर रह गया। उसकी मर्दानगी इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ यूं किसी कैफ़े में तन्हा बैठी थी। उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची। वो फ़ौरन से उठकर सीमा के क्वार्टर में गया था और उससे जाकर बाज़पुरश करने लगा। सीमा, आज तुम कहाँ गई थी? अपना लहजा नॉर्मल रखे हुए था। मैं कहीं नहीं, अम्मा को मिलकर आई हूँ। और कहाँ जाना है? कौन है मेरा? नहीं, तुम आज कहीं और गई थी। मुझे सच सच बताओ, कहाँ गई थी? कहीं नहीं। और तेरी बीवी ने आज तुझे फिर मेरे खिलाफ भड़काया है ना? उसने मुझे नहीं भड़काया, मैंने तुझे किसी अनजान आदमी के साथ बैठे देखा है। उसके साथ चाय पी रही थी ना तू? अब उसका लहजा उसके झूठ पर गुस्सीला हो गया। वो तो मेरे दूर पार का कज़न है। रास्ते में मिल गया था तो चाय की तलब होने लगी। मैं भूल गई थी उसका जिक्र। अब बच्चों के साथ कुछ याद ही नहीं रहता। सारा दिन इनके साथ मगजमारी करनी पड़ती है मुझे। तू तो जानता है 5 बच्चे संभालना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा सफाइयाँ ना दिया कर और अपने घटिया रिश्तेदारों से दूरी रहा कर। मुझे एक आंख नहीं भाते। नुमान कहकर रुका नहीं जा चुका था। सीमा ने शुक्र अदा किया, बात संभल गई। अब मोहतात रहना पड़ेगा। मगर नोमी को उस पर इत्मीनान थोड़ा कम होने लगा था। जो मेरे साथ भाग सकती है वो किसी के साथ भी। मुझे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। इसके लिए तो उसने बाहर चौकीदार की ड्यूटी लगा दी थी। जब भी सीमा घर से निकलेगी वो उसे फ़ोन करके बताएगा और ये बात राज में रहेगी। चौकीदार ने उसके हुक्म की तामील की थी। फारिया ने अपनी कामयाबी की खुशी में शिजरत को फ़ोन किया था। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब देखना नुमान के सामने उसकी असलियत आ ही जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा बताओ, आंटी की तबीयत अब कैसी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। फिजियोथेरेपी से आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रही हैं। अब तो उठकर बैठने लगी हैं। अच्छा माशाल्लाह, तुम देखना अल्लाह तुम्हें इस सारी खिदमत का बेहतरीन अजर अता करेगा इंशाल्लाह। मेरी तो यही दुआ है कि वो एक बार फिर अपने पैरों पर चलने लगें। हाँ, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और मेरा बेबी कैसा है? अब तो वेट नहीं हो रहा। हाँ, अब तो मैं भी इसे हाथों में लेने के लिए एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्द आने वाला है। सीमा आज अपना आप बुरके में छुपाई घर से निकली थी। चौकीदार उसे आज बुरके में देखकर हैरान हुआ था और उसने नुमान को फ़ोन करके बता दिया था। नुमान ने उसे उसका पीछा करने को कहा था। चौकीदार अब उसके पीछे था। उसने नुमान को लोकेशन भी सेंड कर दी थी। नोमी वहीं पहुंच गया था। इस बुरके में देखकर ठटका था। उसने बुरका कभी नहीं पहना था। वो उसके पीछे ही था। चौकीदार को उसने वापस भेज दिया था। वो एक होटल में दाखिल हुई। लेडीज़ वॉशरूम की सिमत बढ़ गई। वो वहीं अकब में खड़े उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। बाहर आई तो वो सीमा नहीं, कोई बहुत मॉडर्न औरत का रूप धारे हुए थी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें दंग रह गई थीं। ये क्या माजरा है? वो अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाते आगे बढ़ गई। उसके हाथ में बड़ा मोबाइल देखकर ठटका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि ये वही सीमा है जो उसको मिली थी। आज चौंकने की बारी नौमान की थी। वो होटल के एक शानदार कमरे में दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। सीमा कॉल पर वेटर को चाय ऑर्डर करने लगी। वो बेड पर नींद दराज थी, नए शिकार की तलाश में। कुछ ही देर में नुमान ने उसी आदमी को अंदर दाखिल होते देख लिया था। उसकी गैरत ललकारी थी। वेटर की चाय का इंतज़ार करते सीमा ने उस आदमी को ही चाय पकड़ने का कहा था। नुमान झपटते उसका गिरबान पकड़ते अंदर दाखिल हुआ और उस पर घूंसों की बरसात कर दी थी। सीमा कॉल पर वेटर को चाय ऑर्डर करने लगी। सीमा ने उस आदमी को ही चाय पकड़ने का कहा था। नुमान झपटने से उसका गिरेबान पकड़ते अंदर दाखिल हुआ और उस पर घूंसों की बरसात कर दी। उसे इतना शदीद मारा कि उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। सीमा नुमान को वहां देखकर चौंक गई। नोमी तुम? वो हकलाई हुई बेड पर सीधी होकर बैठी और फिर लरसती टांगों से खड़ी हो गई। हाँ मैं, बेहुदा औरत। वो उसको भी बालों से पकड़ता पीटने लगा। मेरी पीठ पीछे तुम दूसरे मर्दों के साथ क्या क्या अयाशियाँ करती। मेरी आंखों में तुमने धूल झोंकी और मुझे पता भी ना लगने दिया। वो उसे बालों से पकड़ता और घसीटता हुआ कमरे से लिए बाहर आ गया था। पीछे वो आदमी भी दर से कराहते हुए ज़मीन बोस हो चुका था। सीमा उसकी हालत देखकर डर गई थी और अपनी जान भी खतरे में महसूस होने लगी। नुमान ने उसे क्वार्टर में लाकर बंद कर दिया। उसके बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया और उसको इतने घूंसे और टांगे मारी कि वो चीखने लगी। मैं तुझे तलाक देता हूँ नोमी, माफ़ी दे दे, एक मौका और दे दे। आइंदा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कसम ले ले। नोमी छोड़ दे, मुझे तलाक मत दे। मैं कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेकर? अपने आशिकों और यारों के पास जाए जिनके साथ थू। उसे खुद शर्म आने लगी थी मुँह से अपनी बीवी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। घिन आ रही है मुझे तुझसे, घटिया औरत। थूकता हूँ मैं तुझ पर। एक तलाक दी है, बाकी तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अभी तुझे एक दी है ना, तरसेगी तू, रोज़ मार खाएगी। जब तक मेरे गुस्से की आग ठंडी नहीं हो जाती ना, तब तुझे आज़ाद नहीं करूँगा। 3 तलाकें दूंगा तब कहीं जाकर मुझे सुकून मिलेगा। रोज़ तैयार होकर रहना मेरी मेहमान नवाजी के लिए। आखिरी टांग रसीद करते वो बाहर निकल गया। फारिया बाहर खड़ी थी। बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर वो भी बाहर दौड़ी चली आई कि माजरा क्या है। बच्चे बाहर माँ की आवाज़ें सुनकर सहमे खड़े थे। कहीं गई थी तुम्हारी अम्मी? फारिया ने
बिल्लू को प्यार से पूछा था। जी, उसने नोमी को देखकर सहमे हुए हाँ में गर्दन हिलाई। अच्छा, तुम लोग अंदर चलो, अम्मी के पास। फारिया ने उनको अंदर भेज दिया और खुद नोमी के पीछे घर में चली गई। क्या हुआ नुमान, सब खैरियत है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पानी पिलाओ मुझे। और सर पकड़े सोफे पर लेट गया। फारिया का शक सही निकला। सीमा आज फिर किसी से मिलने गई थी, मगर नुमान वहां कैसे पहुंचा? क्या वो उसका पीछा कर रहा था? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, जभी तो पकड़ी गई। अच्छा हुआ नुमान को इसकी असलियत पता लग गई। नुमान ने सीमा का बाहर आना जाना बंद कर दिया था। उसे सीमा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो कमरे में तन्हा बैठकर खूब रोया था। उसने उसके मान, उसके इत्मीनान और उसकी मोहब्बत को ठेस पहुंचाई थी। सीमा की हरकत से उसके दिल से भी उतर चुकी थी। नुमान के लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतनी अजियत और जहनी सुकून बर्बाद हो गया था। क्या करना चाहिए मुझे सीमा के साथ? क्या एक मौका और देना चाहिए मुझे? नहीं, मैं कैसे उस पर दोबारा से एतबार कर सकता हूँ? वो अब इस एतबार के काबिल ही नहीं रही। उसने कर्ब से आंखें मूंद ली। फारिया किचन का काम आज बहुत मुश्किल से कर रही थी। उसके लिए खड़ा होना महाल हो रहा था। नुमान बाहर बैठकर खाना खा रहा था। वो अम्मी को भी खाने की ट्रे कमरे में ही पहुंचाई। इन्हें भी उसकी तबीयत सुस्त लग रही थी। क्या बात है फारिया बेटा, तुम ठीक हो? नहीं अम्मी, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। आप मेरी अम्मी को कॉल कर दें। नुमान को कहती हूँ फ़ोन करता है। और तुम तैयारी करो डॉक्टर के पास जाने की। अल्लाह अपना करम कर दे मेरी बच्ची पर। वो उसको दुआ देने लगी। नुमान बाहर बैठा नाजिया बेगम के साथ दुआ मांग रहा था। नर्स ने आकर उसके हाथ में बेबी पकड़ा दी। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। बेटी, उसकी आंख में खुशी से आंसू आ गए थे। बहुत मुबारक हो नुमान बेटा, लाओ मुझे दो। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। किस पर गई है? फारिया पे लग रही है। बेटा अजान दे लो उसके कान में। नुमान अजान देने लग गया। कितना खुश था वो अपनी नन्ही परी को हाथ में लिए। उसकी तमाम तर परेशानियां जैसे ख़त्म कर दी गई थीं। कितना खूबसूरत एहसास था। नुमान फारिया को हॉस्पिटल से घर छोड़कर मार्केट जा रहा था जब कुछ आदमियों ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। दूसरी बड़ी गाड़ी से वही आदमी निकला जिसको उसने होटल में सीमा के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। नुमान को अचानक इस तरह रुकना समझ में आ गया था। वो गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। अब वो दोनों आमने सामने थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने दोबारा आए? नुमान गुस्से से मुठ्ठियां भींचने लगा। उसका गार्ड उस पर हमलावर होना चाहता था, मगर उस आदमी ने उसको रोक दिया। जानते हो मैं कौन हूँ जिसको तुमने इतनी बेदर्दी से उस दिन गुस्से का निशाना बनाया? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि तुम कौन हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी के साथ थे। ये बात कोई शौहर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीवी, मैं कुछ नहीं जानता क्या रिश्ता था तुम्हारा उस बाजारी औरत से, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे अब अपनी मार और अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे ज़रूर लेना है। तुम मुझे हाथ भी मत लगाना। नुमान ने उसे धमकी देना चाहिए, वरना क्या? वो कहका लगाते हंस पड़ा। जानते नहीं हो ना मैं कौन हूँ? एडवोकेट बहरोज शराजी नाम है मेरा। उसने मुझ को ताऊ दिया था। अपनी इतनी अकड़ दिखा रहे हो मुझे? जान जाओगे तुम मेरे बारे में। ये वाली मार तुम्हें मुझे भूलनी ही नहीं देगी। मेरी आज के दिए हुए ज़ख्म तुम्हें मेरी याद से अच्छी तरह जुड़े रखेंगे। बड़ा गहरा रिश्ता होगा तुम्हारा इन ज़ख्मों का मेरी याद के साथ। उसने अपनी मूँछों को दोबारा ताऊ दिया और नुमान को संभलने का मौका दिए बगैर उसके बॉडीगार्ड ने उसे मार गिराया था। वो कुछ ही देर में ज़ख्मों से चूर बेहोशी के आलम में सड़क के दरमियान गिरा पड़ा था। कुछ सातों के बाद राहगीर उसे अस्पताल छोड़ आए थे, शायद कि वो बच जाए, मगर उसकी हालत नाजुक थी। फारिया के नंबर पर कॉल आई थी। इतने दिन गुजरने के बाद भी नुमान की मार का दर्द बाकी था। कम वक्त पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच गया। सारे प्लान पर पानी फिर गया। कुछ हाथ नहीं आया सिवाय जलालत के। ना जेवर ना जायदाद, किस खबीस इंसान से पाला पड़ गया मेरा। उसने चौकीदार को सब्जी के पैसे थमाए। बच्चे भूख से रो रहे थे। कुछ हांडी का इंतजाम तो करूं, उठकर फिर आगे देखती हूँ क्या करना है। वो दर्द से उठकर कामों में मसरूफ़ हो गई। नुमान बाहर से गुजरकर अंदर चला जाता था। उसके पास काफ़ी दिन से नहीं आया था, ना ही उसने अपनी शक्ल दिखाई थी। कुछ ही देर में चौकीदार सब्जी लेकर आया। उसने उसे ही फ्रिज में रख दी। पकाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, खुद भी आकर लेट गई। फारिया ने मास को फ़ोन किया था जिस नंबर से कॉल आई थी। वो नंबर और हॉस्पिटल का एड्रेस देकर उसे वहाँ भेजा था और बताया था कि नुमान काफ़ी सीरियस हालत में है। वो खुद भी रो देने को थी। नुमान की हालत का सुनकर उसका भी दिल बंद हो रहा था। उसकी तरफ से इतनी दी गई तकलीफ और अजियत के बावजूद फारिया का दिल नुमान के लिए नरम पड़ गया था। नुमान आईसीयू में था। वो अपनी बेटी को हाथ में लिए रो दी थी। अभी उसे कुछ घंटे ही तो हुए थे इस दुनिया में आए, मगर वो अपने बाप की मोहब्बत को महसूस भी ना कर सकी। दूध पीने के बाद तीनों छोटे जूं सोए उठ ही नहीं रहे थे। वो तो सुबह ही सुबह उठ जाते हैं। आज तो 10 बज गए। चलो सो लेने दो, उठ के शोर मचाएंगे और मेरा सर खाएंगे। अच्छा है मैं भी आराम सुकून से नाश्ता कर लूँ और हांडी भी चढ़ाऊँ। दूध की देगची खाली की तो वो दंग रह गई। उसके अंदर जहरीला सांप गिरा पड़ा था। वो बर्तन वहीं छोड़े अपने बच्चों की तरफ भागी चली गई। उनको हिलाने जुलाने पर उनमें सांस की एक रमक भी दिखाई न दी। तीनों ही वो जहरीला दूध पीने से मर चुके थे। सीमा वहीं गिरी मातम करने लगी। बिल्लू कभी माँ को और कभी भाइयों को फटी आंखों से देख रहा था। वो सारा मामला नुमान को बताना चाहता था। वो अंदर की तरफ भागा। वहाँ फारिया अपनी नन्ही बेटी को दूध बनाने में मसरूफ़ थी। क्या हुआ बिल्लू, इतने बौखलाए हुए क्यों हो? वो फारिया आंटी, मेरे तीनों छोटे भाई मर गए। क्या क्या फजूल बोल रहे हो? ऐसी बातें नहीं करते आंटी, मैं सच कह रहा हूँ।
वो तीनों ही मर गए। अब की बार उसकी आंखों में आंसू थे। फारिया हैरत में मुब्तला हुई। कैसे हुआ सब? वो बाहर शीशे में देखने लगी। नोमी अंकल कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गए? उनका तो एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। आप ऐसा करो, अपने अब्बू को फ़ोन करो। अब्बू को? हाँ, अम्मी को बोलो आपकी बात करवा दें। सीमा के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वो मातम कर रही थी अपने बच्चों की मौत पर, मगर फारिया क्या कर सकती थी सिवाय गम करने के। बिल्लू माँ के मोबाइल में नंबर तलाश करने लगा। उसने अपने बाप को फ़ोन किया था। चौकीदार से एड्रेस पूछकर वो ये खबर सुनकर दौड़ा चला आया था। उसने सीमा पर अपने बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया था। सीमा उसको देखकर रह गई। मैं कत्ल करूँगी अपने बच्चों को। तू जानता है ना नासिर, अपने बच्चों को कितना प्यार करती थी। हाँ, जैसे मैं कुछ नहीं जानता। कितना प्यार करती थी तू अपने यार के साथ। तू बच्चों को छोड़कर भाग गई थी। अपनी ममता का ख्याल नहीं आया और अब मेरे बच्चों को तूने ही कत्ल किया है। बुलाता हूँ मैं पुलिस को। उसने फ़ोन पकड़कर कान से लगा लिया। नहीं नासिर, कसम ले ले, मैंने बच्चों को नहीं मारा। मेरे बच्चे थे वो, उनकी दुश्मन तो नहीं थी ना जो मैं उनकी जान ले लूँ। वो जहरीला दूध पीने से मरे हैं। मेरा यकीन कर। कहाँ है वो तेरा शौहर? बुला उसको। मैं पूछता हूँ उसको। मेरे बच्चों को तुम दोनों ने मिलकर मारा है। वो आंटी ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो अस्पताल में है। सीमा चौंकी थी। क्या? उसकी आखिरी उम्मीद थी कि नुमान शायद उसको बचा सके, मगर उसे तो अपना होश नहीं था। अब क्या होगा? नासिर ने सीमा बेगम को आज पुलिस के हवाले करके ही दम लेना था। कुछ ही देर में पुलिस उसके क्वार्टर में मौजूद थी। फारिया अंदर खड़ी सारा मंजर देख रही थी। पुलिस को देखकर वो भी चौंकी थी। बाहर आकर वो मामले की नोयत जानना चाह रही थी। क्या सीमा ने खुद अपने बच्चों को कत्ल कर दिया? ओह मेरे खुदा, इतनी सफाक है ये औरत। वो अपना सर पकड़े बैठ गई। उसने बिल्लू को अंदर बुलाया था। क्या हुआ था तुम्हारे भाइयों को? पता नहीं जी, वो रात को दूध पीकर सोए थे, सुबह उठे ही नहीं और मैंने अब्बा को फ़ोन करके बुलाया और उसने अम्मी को यही कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है। अब वो पुलिस पकड़ कर ले गई है मेरी अम्मी को। आप कुछ करें आंटी, मेरी अम्मी को बचा लें। वो रो दिया था। फारिया बेबस सी उसको देख रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, जो कुछ भी किया तुम्हारी अम्मी का ही किया हुआ सारा आगे आया है। ना वो अपना घर छोड़ती, ना उसे आज ये दिन देखना पड़ता। वो दिल में सोच कर रह गई। जहाँ बच्चों का बाप ही पुलिस ले आया था, वहाँ वो क्या कर सकती थी? कुछ रोज़ बाद नुमान को होश आ गया था। वो अब घर आ चुका था। अभी बिस्तर पर ही था। कौन लोग थे वो जिन्होंने आपको इस हाल में पहुंचाया? फारिया उसको सूप पिलाते पूछने लगी। था कोई दुश्मन? उसने फारिया को देखते हुए जवाब दिया। कैसा दुश्मन? आपकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। फिर वही आदमी था जो तुमने मुझे सीमा के साथ बैठते हुए दिखाया था। एक दिन मैंने सीमा को और उसको रंगे हाथों होटल के कमरे में जा पकड़ा था। उस दिन मैंने उसकी हालत गैर की और अपना दुश्मन बना लिया। ओह, आप मुझे ये बात आज बता रहे हैं? क्या करता बताकर? कौन सा मैंने कोई अवार्ड जीता था जो खुशी से तुम्हें बताता? फारिया दिल महसूस कर रह गई। उस दिन इसीलिए मार कुटाई हुई सीमा की। वो सीमा का सोचने लगी। हाँ, आपको बताया नहीं, सीमा को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्यों? नुमान हैरान हुआ और सीधा होकर बैठ गया। उसका साबका शौहर आया था जिस दिन उसके तीनों बच्चों की वफात हुई। क्या? 3 बच्चों की वफात? मगर कैसे? बिल्लू बता रहा था कि उन्होंने कोई जहरीला दूध पिया है जिसकी वजह से तीनों बच्चों की वफात हो गई और उसके साबका शौहर ने पुलिस बुला ली और उसको पकड़ कर ले गई कि मेरे बच्चों की कातिल हो। नुमान के दिल में ज़रा भी रहम नहीं आया था सीमा का सुनकर, मगर उसके मासूम बच्चे ज़रूर नज़र के सामने घूम गए थे। सीमा का केस अब कौन लड़ेगा? आप? फारिया ने पूछना चाहा। मैं क्यों लड़ने लगा? उसका केस पड़ी रहे और सड़ती रहे जेल में। कुछ दिन रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। नुमान जी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, फिर भी हो गया तो इसकी मोहब्बत में अंधा। मगर अब मेरी आंखों से पट्टी उतर चुकी है। भाड़ में जाए वो। अच्छा हुआ खुद ही अपने अंजाम को पहुंच गई, वरना मेरे हाथों उसकी मौत ही लिखी थी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि वो हमारी ज़िंदगी से निकल गई। तुम क्यों उसके बारे में फ़िक्रमंद हो रही हो? नुमान, आपको एक बात बताऊं, मुझे अपनी खुशी से ज़्यादा इस घर का सुकून अजीज़ था। मैंने इस घर को और यहाँ के मकीनों को बग़ैर किसी गर्ज के अपनाया था और देखिए मैं कामयाब हो भी गई। कितनी मोहब्बत करने लगी हैं अम्मी मुझसे, फ़िज़ा से। जब रिश्ते बग़ैर किसी गर्ज के बनाए जाएं तो जल्द या बदेर अपना आप मनवा कर दम लेते हैं। और मुझे तो अपने रब पर पूरा यकीन था कि वो मुझे मेरी मेहनत के फल से महरूम नहीं रखेगा। नुमान ने उसका हाथ थाम लिया। फारिया, तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है। मैं भी आज तुमसे बग़ैर किसी गर्ज से मोहब्बत करने लगा हूँ। देखो, तुमने मुझे कितनी खूबसूरत फूल सी बेटी दी है। अगर मैं इस फूल की सलामती और आफियत चाहता हूँ तो मुझे उसके साथ उसकी शाख का भी तो ख्याल रखना होगा ना, जिस शाख पर यह फूल खिला है। नुमान ने मुस्कुराकर कहा। और जानते हैं, इस नन्हे फूल और इस शाख की जड़ आप हैं। अगर जड़ मजबूत हो तो ही पौधा महफूज रह सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पौधे की आबियारी वक्तन फ़वक्तन अपनी मोहब्बत निछावर करके करते रहा करें। ज़रूर। वैसे लगता है बाग के 2 माली यहाँ मिल बैठे हैं जो अपने बाग की हिफाजत के लिए सर जोड़े हुए हैं। नुमान चहका था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये घर मेरा बाग ही है और मैं और आप इस बाग के माली भी हैं और बिज़ाते खुद एक पौधा भी। मेरी दुआ है कि मेरे इस बाग पर दोबारा कभी ख़ज़ां का मौसम ना आए। आमीन। सीमा का केस लड़ने वाला कोई नहीं था। नुमान को भी अपने किए की सज़ा मिल गई। इस आदमी से मार के बाद उसे अपना और सीमा का रिश्ता बोझ लगने लगा था। वो आज जेल जाना चाहता था ताकि सीमा को आज़ाद कर सके
उसके दिल में सीमा के लिए रत्ती बराबर भी रहम नहीं आ रहा था। वो जेल पहुंचा तो उसकी बहन उसके पास खड़ी थी। दोनों का रुख ऐसे था कि कोई आने वाले को नहीं देख सका। सीमा तुझे कितना समझाती थी कि गलत दोस्तियां मत रख, क्यों गुनाह की दलदल में कूद गई? अगर नासिर से तलाक ली ही थी तो अपना घर बसाती, क्यों अपनी सास ससुर की दुश्मन बनी थी? ससुर को तो तूने हार्ट अटैक करवाकर दुनिया से रुखसत कर दिया। चल सास की ही खिदमत करके तलाफी कर लेती, मगर नहीं, उस बेचारी को भी जान की दुश्मन बन गई। उसके पाँव के नीचे तेल गिरा दिया। और देख खुदा की लाठी भी कितनी बेआवाज़ है, इकट्ठे तीनों बच्चों की जान ले ली। वो तो जानता था ना कि तू नहीं पाल सकती उनके बोझ जो लगने लगे थे तुझे। और देख, जिनको तू बोझ समझ रही थी वही तुझे इस हालत में ले आए। अब वो रह यहाँ सुकून से, कोई तुझे पूछने वाला भी नहीं। कितनी मोहब्बत करता था तुमसे नुमान, मगर तूने उस बेचारे के साथ बहुत ज्यादती की। खुदा तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा जब तक तुझे नुमान माफ़ ना कर दे। और मैं क्यों करने लगा माफ़? उसके गुनाह ही इतने हैं कि माफ़ी तो क्या, मैं इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करूँ। मैंने इससे शादी इसलिए की थी कि मुझे इससे अंधी मोहब्बत हुई थी। मैं इसे खुश रखता जब ये मेरा साथ देती। सब मुझे कहते रहे कि सीमा लालची है, मगर मेरी आंखों पर इसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी रही। मगर इसने भी अपना आप जाहिर कर ही दिया। मेरे बाप की कातिल है ये। मेरी माँ भी मौत की घाट से वापस आई इसी औरत की वजह से। मैं तो कभी माफ़ नहीं करूँगा इसको। मैं इसको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इस रिश्ते का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। नहीं नोमी, तू मेरी बात का यकीन कर, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहकर रुका नहीं जा चुका था। वो एक लंबी मुसाफत तय करके आ रहा था। एक तरफ फारिया जैसी बहू थी जिसने एक घर को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरी बेरुखी तक सही रही और फिर भी मेरी होकर रही। और एक तरफ सीमा थी जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की और उस पर इत्मीनान किया था। बदले में उसने क्या किया? मेरी माँ के साथ ज्यादती की, मेरे बाप की कातिल निकली। सिर्फ अपने लालच की वजह से मुझसे मेरा रिश्ता छीन लिया। खुदा की अदालत भी कितनी मुनसिफाना है, वो किसी को उसकी ज्यादती पर नहीं छोड़ता और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर खुदा ऐसों को छोड़ दे तो खुदा के इंसाफ पर यकीन कैसे आए?